नमस्कार मित्रों। ओशो से मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन जो हुआ वो मेरा फर्स्ट ईयर के दौरान हुआ, प्री इंटरनेट एरा में हुआ। और जब हम कॉलेज में गए फर्स्ट ईयर में तो वहाँ पे हमारे इंग्लिश के व्याख्याता थे, इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर एच एल गोदारा। तो उनके बाइक के ऊपर आगे नाम लिखा हुआ था ओशो। तो पहली बार मैंने वो शब्द पढ़ा और मुझे जिज्ञासा हुई, मैंने कहा क्या है। फिर लेकिन होता क्या है, अपने यहाँ पे बाइक पे जो लिखा होता है वो मोस्टली बच्चों के नाम लिखे होते हैं। घर में कोई बच्चा होता है उसका नाम लिखा होता है, सोनू दी गड्डी, मोनू दी गड्डी। तो मुझे लगा कि कोई इनके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, इनका बेटा पोता कोई होगा, उसका नाम लिखा हुआ होगा। उस टाइम तो लेकिन पूछते तो किससे पूछते, इंटरनेट था नहीं। काफ़ी साल बीत गए, 4 5 6 7 साल बीत गए, फिर इंटरनेट आया जीवन में। तो ऐसे ही एक दिन दिमाग में वापस क्लिक हुआ कि अरे यार ओशो क्या होता है, ये पता तो करें। अब इंटरनेट है अपने पास, पता लगा सकते हैं इससे। तो मैंने पहली बार सर्च किया, गूगल किया कि ओशो। तो फिर पहली बार पता चला कि ये कि इंसान का नाम है, ये कोई जगह का नाम नहीं है, ये किसी इंसान का नाम है। तो फिर उसके बाद पहली बार ओशो के विचार पढ़े। ओशो को जो है शुरू में जब आप पढ़ते हो तो उस ओशो को पचा पाना और निगल पाना जो है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसको वो चैलेंज करता है। अब तक जो पढ़ा था, अब तक जो समझा था, अब तक जो सुना था, वो सारा का सारा उस आदमी ने चैलेंज किया। उनको पढ़ने के बाद जो है जीवन में बहुत सारी जो दृष्टिकोण है वो नया दृष्टिकोण मिला, चीज़ों को देखने का, समझने का एक नया नज़रिया मिला। तो मैं अपने जीवन को 2 भागों में बांटता हूँ, 2 भागों में देखता हूँ। तो ऐसे देखता हूँ कि एक प्री ओशो एरा है मेरे जीवन का, एक मेरे जीवन का पोस्ट ओशो एरा है। ओशो मेरे लिए कोई गुरु नहीं है, ओशो मेरे लिए कोई भगवान नहीं है, बट ओशो वो शख्स हैं जिनकी वजह से जो है अंदर एक जो है चीज़ों को देखने का नया नज़रिया, नया पर्सपेक्टिव, नया दृष्टिकोण जो है, यात्रा नई वो शुरू हुई चीज़ों को अलग तरीके से देखने की। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है आगे जो चीज़ें जो डेवलप हुई जीवन में, आगे जो जीवन को देखने का नज़रिया जो बदला, वो ओशो की वजह से बदला और वो यात्रा ओशो की वजह से शुरू हुई। तो आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में ऐसे शख्स जो ओशो की इस यात्रा का हिस्सा रहे हैं। ओशो के शुरुआती शिष्यों में से ये हैं और ओशो के साथ ही पुणे आश्रम में भी रहे हैं, ओशो के साथ ही अमेरिका ओरेगोन में भी रहे हैं। इन्होंने ओशो की जर्नी को बहुत करीब से देखा है। ओशो के संस्थान के प्रवक्ता भी रहे हैं, ओशो की एक जो पत्रिका निकलती थी उसके ये संपादक भी रहे हैं। तो हमारे साथ हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति जी। तो स्वागत है स्वामी जी आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत। तो सर ओशो पे तो अपन उनके विचारों पे या उन पे तो अपन बात कम करेंगे, क्योंकि वो तो मुझे लग रहा है कि वो तो सबकी पर्सनल जर्नी है और बंदे को खुद को ही वो एक्सप्लोर करना होता है। तो वो तो मैं चाहूँगा कि अपने जो दर्शक हैं वो खुद ही पढ़ें और ओशो को समझें। लेकिन मैं कुछ ओशो की कुछ अपन जीवन की घटनाओं के बारे में जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, ताकि लोगों का ओशो में एक इंटरेस्ट जनरेट हो। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि ओशो को डिस्क्राइब कीजिए, तो आप ओशो को किस वे में डिस्क्राइब करेंगे। मतलब मैं पहली बार किसी आदमी से मिल रहा हूँ जो ओशो से आमने सामने रूबरू मिले हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ओशो को किस तरह देखते हैं, किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। आपके लिए ओशो क्या है? मेरे लिए ओशो, मैं कहूँगा कि ऐसी कोटि का व्यक्ति देखा ही नहीं था मैंने। उनकी अपनी कोटि आप ही हैं, कैटेगरी अनटू हिमसेल्फ। ना उनके पहले ऐसा कोई देखा, ना उनके बाद ऐसा कोई व्यक्ति देखा जिसको मैं से कहूँ हाँ इसको इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। हालांकि जब वो अपनी बात कर रहे होते हैं तो बताते हैं कि उनसे पहले जो बुद्ध हुए, महावीर हुए, कृष्ण हुए, नानक हुए, तो उनकी उसी स्वर में वो बोलते हैं कि तुमने ऐसे व्यक्तियों को पहले देखा नहीं है, पर उनकी तरंगें यहाँ हैं और मैं उसी धारा में एक व्यक्ति हूँ। और वो मुझे उनको जब मैं मिला तो सच में, एक तो हम देखते हैं फ़ोटो अखबार में छपी होती है, वो बात अलग होती है, लेकिन जब उनके सामने गया तो वो जो कह रहे थे, मेरी तो आंखें ही चुंधी आ गई उनको देखते। तो ऐसा व्यक्ति तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था कि पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इतना ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी दिखे कि मैं उनकी आंखों में ही सीधा ना देख पाऊँ। तो डिस्क्राइब करना आसान नहीं है क्योंकि देखा ही नहीं ऐसा। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा है, क्योंकि मैं खुद, अगर मुझे कई लोग पूछते हैं कि आप ओशो कौन थे, तो मैं यही बोलता हूँ भाई ये मैं जवाब नहीं दे सकता इस सवाल का, ओशो कौन थे, जब डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा और मैं उनका द्वार खोल रहा था उनके कमरे में जाने के लिए, तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा चले आओ चले आओ। तो ऐसा मुझे आज तक स्वर किसी का लगा ही नहीं जिस स्वर में इतना चुंबक हो। और
वो तो अपने कमरे में थे, कमरे में ही बैठे हैं, किताबें रखी हैं आसपास, और मुझे बुलाया। और थोड़ी देर में मैंने देखा कि मेरे भीतर से कुछ उनके चरणों में जाकर पहले ही समर्पित हो गया है। अभी तो मैं 2 कदम चलूँगा उनके कमरे तक पहुँचने में, द्वार पे खड़ा हूँ। जब उन्होंने कहा चले आओ चले आओ, तो ऐसा स्वर तो मैंने किसी व्यक्ति का कभी सुना ही नहीं था। उनकी वाणी में कुछ ऐसा था कि ये 2 शब्द ही चले आओ हमेशा के लिए अंकित हो गए। और उसमें कुछ इस जगत की बात नहीं थी, वो कहाँ चले आओ इस जगत की बात नहीं थी वो। तो ये मैं इस तरह से तो बता सकता हूँ, लेकिन किस कोटि में रखेंगे क्या था वो मेरे बस की बात नहीं है। मैंने ऐसा व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था, न बाद में देखा। नहीं, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है बहुत, इसलिए मैंने आपसे पूछा। मैंने कहा क्या पता आपने उनको रूबरू देखा तो आप शायद डिस्क्राइब कर पाए। बाकी जनरली लोग डिस्क्राइब किए जाने में उनको समेटा जा सके ये संभव नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हर विषय पे उनकी पकड़ थी, किसी भी सब्जेक्ट पे, साइंस पे भी वो बोलते थे, मनोविज्ञान पे बोलते थे, फिलोसॉफी पे बोलते थे, और उतनी ही पकड़ के साथ बोलते थे हर सब्जेक्ट पे, उस बारीकी से और एक अलग दृष्टिकोण के साथ बोलते थे वो तो मैंने उनको मिलने से पहले ही समझ लिया था। पर व्यक्ति ऐसा होगा कोई जो कि आप पढ़ते हैं समाजवाद से सावधान, गांधीवाद एक और समीक्षा, भारत के जलते प्रश्न, और उनके और प्रवचन जो हो रहे थे उसमें तो परिचित हो गया मैं उनके विचारों से ये। लेकिन जब व्यक्ति ऐसा जो सामने बैठा है वैसा व्यक्ति ही ना देखा हो तो क्या करेंगे। अब अपन शुरू करते हैं अपनी बात को, आपकी जर्नी को, कि आपका पहली बार उनसे कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, मतलब आपका कैसे परिचय हुआ, किताबों के द्वारा या अखबार के द्वारा, कैसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ, फिर आप कैसे उन तक पहुँचे, पर फिर आपका व्यक्तिगत मिलना कैसे हुआ उनसे? एक प्रकार से जब मैंने उनका कोई पहला लेख कभी पढ़ा, उसके पहले लेख पढ़ने से पहले मैं एक प्रकार से नास्तिक जैसा ही हो गया था। क्योंकि मुझे जो प्रचलित धर्म मंदिर में दिखाई पड़ते थे, गुरुद्वारों में दिखाई पड़ते थे, वो मुझे उससे मैं पार हो चुका था। वो मुझे लगा कि इसमें तो कुछ सार ही नहीं है, असार बातें हैं, उससे मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। और उन्हीं दिनों मैंने संत कबीर को भी थोड़ा कोर्स में पढ़ लिया था, तो उन्होंने भी ऐसी स्थिति मेरे भीतर बना दी कि मैं बाकी सब जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको रिजेक्ट करता जा रहा था। फिर धर्मयुग पत्रिका में पढ़ता था, तो उसमें एक कॉलम होता था धर्म चर्चा का, उसको भी मैंने छोड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि इसमें तो बकवास ही होगी, साधु संतों की बकवास ही होगी, छोड़ूँ। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि इस प्रकार तो तुम पक्षपाती हो जाओगे, तुम ओपन ही नहीं रहे पढ़ने के लिए। तो अब की बार धर्म चर्चा में जो कुछ भी होगा मैं पढ़ूंगा ताकि मैं पक्षपाती ना हो जाऊं, मैंने अपने को समझाया। और उसी बार आचार्य रजनीश नाम से एक लेख था, क्या मनुष्य एक यंत्र है, पढ़ते हैं, पढ़ा और मेरे तो सब कपाट खुल गए एक प्रकार से मस्तिष्क के कि भाई ये धर्म की कुछ और ही व्याख्या है, ये धर्म ना होकर भी धर्म की बात है, दृष्टिकोण अलग है, पूरा पर्सपेक्टिव अलग। हाँ, वो क्या है कि जैसा हम जीवन जी रहे हैं वो हमारा बहुत यांत्रिक है, इस ढंग का जीवन है कि हम हमेशा दूसरे के मंतव्यों पर निर्भर रहते हैं। किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो हम बहुत खुश हो गए, किसी ने हमारी निंदा कर दी बहुत दुखी हो गए, और रिमोट कंट्रोल सदा दूसरे के हाथ में है। तो तुम अपने मालिक ही नहीं हो, तुम प्रतिक्रिया ऐसे करते हो जैसे कि बटन दबाए पंखा चल पड़े। तो तुम मनुष्य हो क्या? क्या मनुष्य यंत्र है क्या? तो ये जब मैंने पढ़ा, और उन्होंने उसी में एक और शब्द यूज़ किया था, प्रतिक्रिया की बजाय प्रतिसंवेदन, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक जागृत व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है, एक यांत्रिक व्यक्ति रिएक्शन करता है। रिएक्शन ऑटोमेटिक है और रिस्पॉन्स तुम्हारी संवेदना से, तुम्हारी चेतना से आता है। तो ये क्लियर हुआ। फिर तो मैं सारी लाइब्रेरीज में गया, पुराने अंक ढूंढे, फाइल बनाई, सब आर्टिकल मैंने इकट्ठे किए, इनको पढ़ा और मैं दीवाना हो गया। और फिर मैं ढूंढने लगा
कि इनका पता कैसे मिलेगा ताकि मैं साहित्य मंगवाऊँ इनका। तो संपादकों ने कोई जवाब नहीं दिया धर्मयुग के कि भाई कहाँ रहते हैं, क्या है। फिर अचानक इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर किए थे, मध्यावधि चुनाव। किस सन की बात है ये? 69 के दिनों की बात। 69 की, ठीक। कुछ गड़बड़ हो रही थी कांग्रेस में, तो मध्यावधि चुनाव कराए। जब वो काफ़ी हाँ, जो कामराज एक वगैरह सिंडिकेट के अलग हाँ हो गई थी। तो उतना तो मेरी उसमें रुचि नहीं थी, पर जब वो उस समय समाजवाद का नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ समाजवाद लाओ। उसी समय आचार्य रजनीश की किताब समाजवाद से सावधान का छोटा सा विज्ञापन धर्मयुग में आया, छोटा सा। तो मैंने फट से वो किताब मंगवाई, पढ़ी, और उस किताब को मैंने 8-10 बार पढ़ा होगा। अब मेरी कोई पॉलिटिक्स में रुचि थी नहीं, तो भी पढ़ा, क्योंकि उसमें जो अंडर करंट थी वो व्यक्ति के रूपांतरण की थी कि समाज को नहीं बदला जा सकता, सिर्फ व्यक्ति बदलते हैं। तो ये मैंने पढ़ा। फिर मैंने दूसरी किताब का विज्ञापन उसी पुस्तक पर डाला हुआ था, कुछ और किताबों का, तो संभोग से समाधि की ओर, वो मैंने मंगवाई। वो भी उस समय 5-6 रुपए की थी। वो पढ़ ली, और उस किताब के पढ़ने के बाद मुझे एक पहली बार आत्मानुभूति बिना ओशो को मिले हुई, जैसे मैं शरीर से बाहर ही चला गया। फिर कुछ दिन तक उसकी उमंग तरंग बनी रही, ऐसा जो अनुभव हुआ मुझे। तो फिर मेरी ललक, मेरी जिज्ञासा और बढ़ती गई, तो और जितनी भी किताबें थी सब मैंने मंगवा दी। फिर अंत में 6 महीने के भीतर उनकी किताब आई, जिन खोजा तिन पाइयाँ। वो 7 शरीरों 7 चक्रों का विज्ञान, कुंडलनी की यात्रा पर किताब थी। अब मेरे लिए तो ये शब्दावली ही अलग थी। 19-20 साल के लड़के लिए क्या कुंडलनी होती है, क्या होता है, कुछ पता नहीं। ऊर्जा कैसे ऊपर के चक्रों की ओर यात्रा करती है। ये जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा अब मुझे कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के उनके पास ही जाना होगा। असली पढ़ाई वो है। हाँ हाँ, क्योंकि वे सब बातें ख़त्म हो गई। अब मैं बात ही ख़त्म हो गई। अब तो मैंने छोड़ ही दिया कि मैं BA 3rd ईयर में था, उसको पूरा करने का मन ही नहीं हुआ 3rd ईयर को। और 4 सितंबर 1971 उनके पास पहुँचे, सितंबर के महीने में उनके पास ही पहुँच गया। और उस शिविर में वही जो कह रहे हैं कि तुम्हें निर्णय करना होगा, और मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो, वो प्रेरणा मेरे लिए आज तक बनी हुई है। वो प्रेरणा मेरे भीतर आज तक बनी हुई है। इसलिए जो हम जयपुर में अभी ये जो बड़े पैमाने पर सक्रिय ध्यान कल करने जा रहे हैं, वो इसलिए करने जा रहे हैं कि उसका अब छोटी मोटी बात नहीं होनी चाहिए, सैकड़ों लोगों को शामिल करो। और वो इन्हीं दिनों की बात कर रहे थे कि जब अब जैसे हम विश्व युद्ध के कगार पर खड़े हैं, किसी दिन भी कोई बम उठा के फेंक दे, कुछ कर दे, ऑलरेडी सिर्फ अरब इजराइल की बात नहीं है, कोई भी शामिल हो जाएगा। एक पागलपन जो है, धर्मांधता का कह लीजिए या आडंबर का कह लीजिए, वो बहुत ज़्यादा हावी है आज अपने देश में देखें तो। ओशो की जो ज़रूरत है, मेरा पर्सनल विचार ये कि आज के दौर में शायद जब ओशो थे उससे भी ज़्यादा ओशो की ज़रूरत आज के दौर में ज़्यादा है। और दूसरा ये भी है कि आज की जनरेशन में ओशो को लेकर एक्सेप्टेंस भी है। उस टाइम में ओशो एक टेबू बन गए थे, एक उनके बारे में बात करना है, उनकी एक छवि गलत गढ़ दी गई थी, और उनका नाम लेना भी एक मतलब अलग वे में लिया जाता था। लेकिन आज जो हमारी जनरेशन है उसमें मेरे काफ़ी जो मित्र हैं, काफ़ी लोग हैं, वो ओशो को सुनते हैं और ओशो को वो लोग बहुत हाई रिगार्ड में मानते हैं, मतलब कि हमारी ज़िंदगी में जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने में उसका योगदान है। जब चुनौती बहुत बड़ी होती है ना लाइफ में, तो बहुत सारी चेतनाओं का एकदम विकास होता है। वो सोचने लगती हैं कि ये डू और डाई, नाउ और नेवर, तो इस तल पर आ जाती हैं। और उसमें ओशो ने कहा था कि भारत को भूमिका निभानी पड़ेगी कि तुमने यहाँ पर बुद्ध पुरुषों के चरणों को चलते देखा है, उन्होंने यहाँ ऐसी कुछ तरंगें छोड़ी हैं जो तुम भले भूल गए हो, लेकिन ना ये वृक्ष भूले हैं, ना ये धरती भूली है, तुम भूल गए हो। तो मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से स्मरण करो और लौटो अपने पर। तो ये संदेश जो है उनका उस पुस्तक में मुझे गूंजता रहता है
भीतर कि ये इससे युवकों को प्रोत्साहित करके हमें उनको ओशो का संदेश देना है, नॉट एज मिशनरी, मिशनरी की भांति नहीं, हम अपने को रूपांतरित करें, हमारे भीतर में क्रांति आए और वो उसकी सुगंध फैले। नहीं, फलीभूत भी हुआ है जैसे आपने कहा ना। अभी अपन जो समाजवाद की आपने बात कही कि समाजवाद से सावधान, तो समाजवाद को लेके उस टाइम इंडिया जो है, पूरा जो देश वो बहुत ज़्यादा आशान्वित था, होपफुल था कि समाजवाद कुछ करेगा, राष्ट्रीयकरण हो रहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज अपन देखते हैं तो समाजवाद जो है भारत में हाशिए पे है, मतलब वो विचार जो था वो फेल रहा। ओशो ने उस टाइम जो भविष्यवाणी की थी वो कहीं ना कहीं जो है वो सच साबित हुई। हाँ, और उसके अलावा भी और भी जो ओशो के जो विचार थे गांधी को लेके थे, या वो बहुत प्रैक्टिकल थे। जैसे गांधी जी दरिद्र नारायण की बात करते हैं, विनोबा के दरिद्र नारायण की बात, ओशो इस बात की आलोचना करते हैं कि तुम्हें तो संपूर्ण रूप से समृद्ध व्यक्ति चाहिए, भीतर भी समृद्ध हो, बाहर भी समृद्ध हो, भीतर ध्यान से समृद्ध हो, बाहर धन दौलत से समृद्ध हो, और एक जोरबादा बुद्धा बनना चाहिए, नया मनुष्य जो कि दरिद्र किसी लेवल पर ही ना हो। तो उन्होंने वो अपने जीवन से करके बताया, स्वयं वो ऐसे जिए दुनिया के सामने कि तुम राजा जनक की तरह रह सकते हो, बिल्कुल, तुम्हें त्यागने की जरूरत नहीं है दुनिया को, तुम इस दुनिया को जैसे दुनिया तुम्हें मिली है उसको और सुंदर बना के जाओ, ये तुम्हारा दायित्व है। गांधी को यहाँ पे एक वो माना जाता है, एक आइकन माना जाता है, और कि ये गांधी का देश है, मतलब लोग ये कहते हैं गांधी का देश है, ये एक 50-60 साल में यहाँ पे एक बना दिया गया, एक नैरेटिव बना दिया गया, ये गांधी का देश है। और मुझे ये लगता है, मैं कई बार कहता हूँ कि ये गांधी का देश होना ही इस देश के लिए समस्या बन रहा है। जिस दिन ये ओशो का देश हो जाएगा, ये देश शायद काफ़ी बेटर स्थिति में होगा, बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति में होगा, क्योंकि गांधी की जो अप्रोच है, मतलब मैं थोड़ा गांधी का आलोचक हूँ मतलब ओशो के पहले से भी और ओशो को समझने के बाद भी, कुछ चीज़ों का मैं प्रशंसक भी हूँ गांधी की, बट ओवरऑल जो गांधी का विचार है वो मुझे थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है, वो थोड़ा आदर्शवादी लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो ओशो की जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है, और उसका जो आउटकम भी अपन देखते हैं धीरे धीरे कि गांधी ने अहिंसा की बात करी, या ये जो भी चीज़ें बात करी वो बातें ही रह गई, वो खाली किताबों में और कहने सुनने में ही रह गई, वो प्रैक्टिकली उसका इम्पैक्ट वो आया नहीं कभी। गांधी ये कहते हैं कि नहीं वो हिंसा नहीं करनी है, लेकिन लोगों का जो अंदर से अगर वो भरे हुए होंगे तो वो हिंसा करेंगे, चाहे आप उनको कितने प्रवचन दे लो। गांधी जो ये कहते हैं कि भाई आप अहिंसक रहना मुझे लग रहा है संभव नहीं है, आप अंदर से अगर हो तो आप हो, अदरवाइज नहीं हो। जब व्यक्ति के भीतर का जंगलीपन नहीं मिटेगा, करेक्ट, तो कैसे बाहर सभ्य होगा वो तो फिर लीपा पोती होगी कि जैसे कि एक महिला सुंदर दिखने के लिए लिपस्टिक लगा ले या कुछ और कर ले, ब्यूटिफिकेशन, लेकिन आंतरिक सुंदरता की बात करते हैं और वो ध्यान से ही संभव है। तो फिर आप जो है वहाँ पहुँचे, आश्रम में पहुँचे, ओशो से मिले, फिर उसके बाद क्या हुआ, आप वहीं रहे या वापस कैसे? नहीं, उस समय उनके पास आश्रम नहीं था। ओके, जब मैं तो ऐसे चला गया, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि वो कहाँ रहते हैं। 71 में? हाँ, एड्रेस लेके। उस टाइम ओशो की एज क्या थी? अभी 40 के होने वाले थे, 11 दिसंबर को। उस टाइम वो आचार्य रजनीश थे या भगवान रजनीश थे या ओशो थे? भगवान श्री रजनीश नाम शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, पर जो हमने लेख पढ़े थे धर्मयुग या कहीं, उस पर आचार्य रजनीश लिखा होता है। जो किताबें भी हम तक पहुंच रही थी उस पर आचार्य रजनीश लिखा होता था। ये थोड़ा आप थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि उनकी जो स्टेजेस हैं, आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश, हाँ, मैं ये बताता हूँ। ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए आप। ऐसा है कि 1970 उन्होंने नव संन्यास आंदोलन का सूत्रपात किया मनाली में, भगवान कृष्ण पर बोलते हुए। और जब वो उस पर बोल रहे थे कि भगवान कृष्ण का संन्यास जो हंसता खेलता, जीवन से पलायन नहीं करता, भगोड़ेपन वाला नहीं है, ऐसा संन्यास मैं फिर से वापस लाना चाहता हूँ, क्योंकि पुराना सन्यासी भगोड़ा हो गया, उसका जीवन का कोई योगदान नहीं है, सृजनात्मक नहीं है, वो निर्भर है समाज के लोगों पर। तो एक स्वनिर्भर सन्यासी जो काम करता है, सृजनात्मक है और सन्यासी है, वैसा सन्यास चाहता है। बाहर से नहीं, अंदर से सन्यासी है। हाँ, तो ऐसे उन्होंने सावधिक सन्यास भी शुरू किया कि आप 3 महीने के लिए कर लो, ऐसा कि देख लो, पहले एक्सपेरिमेंट कर लो। तो उन्होंने एक और विधा भी बताई कि आप पहले चलो वाइट कपड़ों में ही हो जाओ, साधु नाम ले लो। लेकिन बाद में उन्होंने, वो 26 सितंबर 1970 का दिन था जिसे हम नव संन्यास दिवस के रूप में मनाते हैं, वहाँ मनाली में उन्होंने इसका सूत्रपात किया और सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को दीक्षा दी
क्योंकि बुद्ध ने कभी महिलाओं को दीक्षा दी नहीं, कि वो त्याग के मामले में था। ओशो का त्याग तो नहीं है, आलिंगन, सर्व स्वीकार, सब जीवन का स्वीकार था ओशो में। तो कहते मैं ये भी जो स्टिग्मा हटाना चाहता हूँ कि संन्यास का जुड़ा हुआ, कि तुम्हें महिला को नहीं देखना, तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, परहेज करना, ये सब हटा दिया उन्होंने। तो एक हंसता गाता नाचता मस्त सन्यासी युवा चाहिए, और ये 75 साल की उम्र के बाद बने ऐसा नहीं। तो ऐसा सन्यास लाए वो। और तब तक ये खबर जब मैं उनके पास पहुंचा मेरे तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि मैं तो वही किताबें पढ़ के गया था। सूचनाओं का इतना माध्यम हाँ था नहीं। और वो संन्यास शुरू हो चुका था। तो जब मैं उनको मिला तो मेरे से उन्होंने पूछा कि कैसे आना हुआ। तो पहले तो मैं बहुत हिचकिचाया उत्तर देने में, क्या कहूँ कैसे आना हुआ। फिर 2-3 बार जब उन्होंने पूछा कैसे आना हुआ, मेरी तो जुबान ही बंद हो गई थी। तो मैंने कहा मैं आपके पास रहने आया हूँ। तो मेरे पास तो संन्यास लेना है ऐसे उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, संन्यास लेना है, बल्कि ठहाका लगा के कहा। तो मैंने कहा वो तो जो भी जैसे भी आपके पास रहने की मुझे तो रहना है, हाँ कंडीशन है वो मुझे स्वीकार है, मैं तो आपके पास रहने आया। तो उन्होंने इंटरकॉम पे को प्रेस किया और कहा मधु माला लाओ। तो उस समय माला देते थे अपने लॉकेट वाली। तो माँ आनंद मधु जो उस समय मुरारजी भाई की भतीजी थी और भारतीय सन्यासियों का जो इंडिया चैप्टर है उसकी हेड थी वो। अच्छा। तो वही माला लेकर भीतर आई और तब उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि कोई घर की जिम्मेवारी इत्यादि कुछ है कि नहीं है कि क्या है, वो सब मैंने जवाब दे दिए। आपकी आयु कितनी थी उस टाइम? मेरी 21 साल की उम्र। 21। हाँ। तो उन्होंने ये सब पूछ लिया, पढ़ाई कहाँ तक की, सब पूछ लिया। तो उन्होंने मुझे दीक्षा दी और नाम दिया स्वामी चैतन्य कीर्ति। ये नाम ओशो का खुद का दिया हुआ है। हाँ, उस समय कोई फॉर्म वार्म नहीं भरने पड़ते थे, उन्होंने अपने से ही, आजकल तो भरने पड़ते हैं, उस समय कोई फॉर्म भरने नहीं पड़ते थे। उस समय कोई फोटोग्राफर भी नहीं होता था कि फ़ोटो खींच रहा है। तो उन्होंने कहा तुम्हें नाम देते हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति, और ये माँ आनंद मधु हैं, इनकी कीर्तन मंडली कल से शुरू हो रही है, इस कीर्तन मंडली में शामिल हो जाओ। और कुछ हफ्ते के बाद माउंट आबू में कैंप है, तो माउंट आबू कैंप में मंडली आएगी। उस समय मैं 9 दिन का ध्यान शिविर लूँगा, ओशो कह रहे हैं, और उसमें ध्यान करेंगे। तब तक मेरे इस प्रचार में शामिल हो जाओ। तो समझा दिया उन्होंने। और इतने में मैंने, जब उन्होंने माला पहना दी, नाम दे दिया, तो मैं माँ आनंद मधु के पैर छूने के लिए उठा। तो वो कहती पैर तो इन्हीं महाराज के छुओ, मेरा तो सिर पकड़ो ऐसा जोक में कहा उन्होंने, मुझे याद है वो क्षण। तो फिर जब दूसरे दिन सवेरे 4 बजे ही हमारी यात्रा शुरू हो गई। बलसाड़, नवसारी, गुजरात का टूर शुरू हो गया। उसे करके फिर हम माउंट आबू में, उनका कैंप था निर्वाण उपनिषद, उपनिषदों पर बोल रहे थे उस समय, तो उस कैंप में शामिल हुआ। और फिर हर 3 महीने में उनका कैंप होता था। तब तक हमारी मंडली कैंप के अलावा देश भर में किसी न किसी प्रांत में घूमती थी। तो वहाँ उस टाइम जब आप वहाँ गए थे ओशो के पास, तो वहाँ पे कितने लोग थे, कैसे, कहाँ रहते थे, ओशो का आश्रम वो था? तो 4-5 लोग उनके, जो उनके कार्य के सहयोग के लिए, जैसे कोई घर में रहता है, किसी को खाना बनाना है, किसी को लाइब्रेरी संभालनी है उनकी, तो ऐसे 2-4 लोग थे। एक सचिव थी माँ योग लक्ष्मी, एक माँ आनंद मधु, वो भी रहते नहीं थे, रात को अपने घर भी चले जाते थे वो। अच्छा। तो एक तरह से वो उनका स्थान था, एक ओशो का ज़्यादा एकांत बना रहता था। अच्छा, मतलब तब तक वो जो उनके वो शिष्य वगैरह ज़्यादा नहीं थे? शिष्य हो गए थे पर वो सब अपने घरों वहाँ में नहीं रहते थे, अपने कार्यों अपने घरों में हाँ। रहते थे। तो जब कैंप होता था तब आ जाते थे? तब आ जाते थे, और कैंप में 400-500 लोग होते थे जब कैंप में आते थे, और पूरे देश से आते थे। तो उसमें से आधे तो सन्यासी हो चुके थे तब जो आते थे। तो जब मैंने संन्यास लिया, तो जब मेरा डायरी पर बाहर आके उनके सेक्रेटरी ने नाम लिखा, तो डायरी पे मैंने देखा मेरा कोई 495 नंबर था कुछ। अच्छा, आप ओशो के पहले 500 अनुयायियों में से? हाँ हाँ। तो वो उस समय कोई फॉर्म वार्म नहीं भरना होता था, बस डायरी पर नोट कर लेते नाम निकले थे। हाँ।
तो जैसे हाँ, तो आप जो वो बता रहे थे कि आचार्य रजनीश और हाँ, तब भगवान तक वो जब मनाली में ये संन्यास दीक्षा शुरू हुई तो उनके शिष्यों ने कहा, सन्यासी ने कहा कि हम आपको भगवान पुकारना चाहते हैं, हमें मनाली में कौन से ईयर में? 70 में 70 में। हाँ, ओके। कि हम आपके भीतर हमें भगवान दिखते हैं। प्रभु श्री बुलाना शुरू कर दिया, कुछ बुलाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने फिर भगवान श्री रजनीश स्वीकार कर लिया। ओके। और पत्रिका में उनका नया नाम आना शुरू हो गया। उस समय जो पत्रिका निकलती थी ज्योति शिखा उनकी। नहीं, जैसे भगवान रजनीश जो नाम उन्होंने स्वीकार किया, इसके पीछे मतलब आप तो वहाँ रहे हैं, तो मैं जानना ये चाहता हूँ, मेरे खुद के मन में एक क्यूरियोसिटी कई बार रहती है कि उसमें मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि भगवान नाम के पीछे लगाने का क्या मंतव्य रहा होगा, उनका क्या उद्देश्य रहा होगा। ऐसा है कि उन्होंने बहुत प्रवचनों में इस टॉपिक का जिक्र किया है और ये कहा है कि जब प्रवचन पूरा करते थे तो कहते थे अंत में मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। और ये कई वर्षों से कह रहे थे वो कि जिसको आंखें उपलब्ध हो जाती है ना, उसको दूसरे में भगवान दिखता ही है, चाहे वो भगवान हो या ना हो, क्योंकि वो उसकी भाव दशा है। तो भगवान बुद्ध जैसे व्यक्ति को दूसरों में बुद्धत्व दिखाई पड़ता है, चाहे सोया हो वो बुद्धत्व हो। फर्क इतना है कि एक जाग गया है और एक सोया हुआ है। तो भगवान होना सभी की संभावना है। जिसके भीतर भगवत्ता खिल गई वो भगवान हो गया। तो भगवत्ता सभी के भीतर है, तो वो हमें याद दिलाने के लिए कहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं अपने को ऐसा भगवान नाम यूज़ कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए कि तुम्हें तुम्हारी याद आ जाए। अच्छा। हाँ, कि ताकि तुम भी भगवान हो, ये कहने की बात है, पर तुम्हें पता नहीं है। इसके पीछे मुझे एक लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, मतलब मेरी एजम्पशन है कि शायद उन्होंने इसलिए भी रखा होगा नाम की, एक है ना अपने यहाँ पे सोसाइटी में एक भगवा रंग के प्रति या एक साधु सन्यासियों के प्रति या एक भगवान के प्रति एक वो सम्मान जो है, समाज जो है अपना कहीं ना कहीं उसको जल्दी एक्सेप्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये कहते हो कि मैं भगवान का अवतार हूँ तो समाज जल्दी स्वीकार कर लेता है। तो मुझे लग रहा है ये, मतलब मेरा मानना है कि ये ओशो का कहीं ना कहीं एक ये भी था कि ये ना शायद इस तरह से मुझे लोग जो है मेरे विचारों को, अदरवाइज उनको एक टेबू माना जा रहा था, इससे हो सकता है कि वो सहज रूप से स्वीकार करने में उनको आसानी रहे। इसमें ना एक और आयाम भी है जी। ओशो का ढंग रहा है तुम्हें शॉक करने का, कि तुम न सो जाते हो। हाँ, ही वुड गिव शॉकिंग स्टेटमेंट। भगवान दिखे का नाम के अगर तो लोग, हाँ, आधे लोग जिनको छोड़ना था वो छोड़ के चले गए। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ये तो क्या हो गया। तो वो उथले पानी में तैर रहे थे, गहरे गए नहीं थे ओशो के साथ। जिनको उनमें दिखाई पड़ना शुरू हुआ तो उन्होंने तो स्वीकार कर लिया फट से। और सन्यास जो है, अब जैसे आप देखो ना, कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, वो उसको समझ नहीं आ रही बात, फिर वो विराट स्वरूप दिखाते हैं अपना, तो वो बैठ जाता है चरणों में, अचानक बैठ जाता है। तो विराट स्वरूप, जब जो व्यक्ति विराट के साथ एक हो गया वो भगवान हो गया। वो एज ए पर्सन डिसअपियर्स, ही इज नो लॉन्गर हिमसेल्फ, इट इज वो। और ओशो ने कई बार अपने प्रवचन में कहा मैं तो हूँ ही नहीं, बस वही है। बहुत सी चीज़ें होती है, जैसा आपने अभी कहा ना कृष्ण और जो अर्जुन वाला आपने एग्जाम्पल बताया, तो इसका जैसे मेरा खुद का एक अनुभव है इसमें सर, कि जैसे एक ना उसकी बहुत फेमस लाइन है कि तुम कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बहुत एक सिंपल सी लाइन है और ये हम छोटे से बड़े हुए हैं तब तक सुनते आए हैं, मतलब इसको। और इसका मीनिंग भी जो बहुत सिंपल सा है कि भाई तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ऊपरी तौर से, उथले तौर पे ये बहुत इजीली आप जब पहली बार पढ़ते हो समझ में आ जाती है ये चीज़, लाइन जो है बहुत। लेकिन होता क्या है कि आप जब जहाँ जिस स्तर पे होते हो, आपका मेंटल लेवल जहाँ होता है, उस हिसाब से आप चीज़ को, ओशो को जब आप हो सकता है 20 साल की एज में सुनोगे तो अलग ओशो सुनोगे, 10 साल बाद जब आप मैच्योर हो जाओगे तो हो सकता है आपको वही बातें अलग आपको वे में सुनाई देंगी। तो जो कृष्ण वाला जो ये सेंटेंस है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये बहुत बार मैंने सुना, हजारों बार सुना। अभी 2-3 साल पहले मुझे कुछ अपने आप ही कुछ ऐसा रियलाइज हुआ, कुछ मैं काम कर रहा था और उस काम का आउटकम नहीं आ रहा था, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही थी लाइफ में। अपने आप मुझे वो वर्ड, वो सेंटेंस जो है, वो मुझे पहली बार वो मैंने सुना तो मैंने कई बार था, अनुभव से जुड़ गया, पर उसका मीनिंग मुझे हिट हुआ। और उस दिन से मैं जब मैंने वो मुझे हिट हुआ तो मैं ऐसे मेस्मराइज हो गया कि अरे यार क्या लाइन है, मतलब क्या क्या गहरी बात कही है कि भाई
प्रोसेस पे फोकस करो, उसके आउटकम पे फोकस मत करो। अब ये मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे वो उस दिन अलग वे में हिट हुआ, सेंटेंस वही था, बात वही थी जो आप मैंने पहले परिपक्व सुनी, हो मैं गए। चेंज हो गया था। हाँ हाँ तो जो आपने कहा ना कि ओशो को जिन लोगों ने, हो सकता है कई लोग छोड़ के चले गए, वो हो सकता है कि उस बात को रिसीव करने के लिए उस स्टेज पे थे नहीं। मैंने ओशो की कई चीज़ें सुनी, 10 साल पहले सुनी, मुझे वो 10 साल पहले वो बहुत ज़्यादा नहीं पची कई बातें जो आज मुझे बहुत सहजता से पच जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो मुझे उस टाइम बहुत सही लगी, आज मैं उन पे उतना एग्री नहीं हो पाता हूँ ओशो से, मुझे लगता है कि नहीं, ये इस पे मैं एग्री नहीं कर पा ओशो रहा। ने उदाहरण दिए हैं, जैसे कि पहले कृष्ण की गीता पर बोले और बड़ी पब्लिक विराट सभाओं में बोले वो, जहाँ लाखों लोग बैठे होते थे, बॉम्बे के क्रॉस मैदान में या अहमदाबाद के मैदान में, बड़े बड़े मैदानों में प्रवचन किए, क्योंकि गीता तो हर व्यक्ति जानता है। लेकिन जब आश्रम उन्होंने खोला 74 के बाद, पूना में 75 के बाद, उन्होंने अष्टावक्र महागीता पर बोला। अब अष्टावक्र गीता तो आप पब्लिक में वहाँ बोलोगे तो कोई समझेगा ही नहीं। तो वो जो परिपक्व हो चुके थे सन्यासी, जो उनके शिष्य हो चुके थे, अब उन्होंने कहा कि तुम तैयार हो कि मैं और ज़्यादा गहरी बात करूं। ये महागीता कहता हूं मैं इसको। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओशो की बहुत सी लेयरिंग्स हैं, ओशो की या किसी भी फिलोसोफर की, कबीर भी है तो कबीर को भी अपन पढ़ते हैं तो वो बहुत सिंपल वे में सिंपल सी बात कहते हैं, लेकिन वो कई बार कई सालों बाद समझ में आती है। समझ में तो वैसे पहली बार ही आ गई थी, लेकिन जब वो उस उतनी गहराई में समझ में आती है तो ऐसे एक अलग आनंद मिलता है कि अरे कबीर ये कहना चाह रहे थे उस बात के थ्रू। तो मेरा पॉइंट ये है कि अलग अलग वे में आप जहाँ, आपकी मनोस्थिति जहाँ होती है, आपकी मैच्योरिटी लेवल जहाँ होता है, उस हिसाब से आप उस चीज़ को रिसीव करते हो। तो भगवान का जिस जिक्र आया कि भाई वो उन्होंने पहले आचार्य लगाया, फिर भगवान लगाया, फिर वो ओशो कब हुए? ओशो कब लगाना शुरू किया उन्होंने? ओशो उन्होंने ज़ेन पर बोल रहे थे, और ज़ेन में जो शिष्य होता है वो अपने ज़ेन मास्टर को जब एड्रेस करता है, जैसे हम कहते हैं श्रद्धे, श्रीमान जी, गुरुवर, महोदय, जो भी जो आदरणीय वर्ड, आदर के शब्द होते हैं, तो शिष्य की ओर से सहज ही निकलता है ओशो ज़ेन मास्टर के लिए। तो जब वो बहुत सारे ज़ेन मास्टर्स पर अंतिम दिनों में प्रवचन दे रहे थे, तो एक बार बीच में रुक के उन्होंने कहा कि ये शिष्य अपने गुरु को ऐसे एड्रेस कर रहा है, और ये शब्द मुझे बड़ा प्यारा लगता है, ऐसे उन्होंने बोल दिया। ये शब्द, इस शब्द में कितना आनर और प्यार है, कितनी रेवरेंस है, ये सब। तो उन्होंने ये सिर्फ बोला ही था कि अच्छा लगता है मुझे। तो उनके पास पत्र पहुंचे, कैन वी कॉल यू ओशो? अच्छा, हम आपको संबोधन कर सकते कि आपने इतनी सारी ज़ेन सीरीज पर बोला है। तो उन्होंने हमारी मर्जी पर छोड़ दिया कि तुम यू कैन कॉल मी, और उन्होंने फिर वो भगवान और रजनीश और सब ड्रॉप कर दिया, सिर्फ ओशो ही हो गया। तो ये कहाँ की घटना है? जब वो अमेरिका चले गए थे तब की? नहीं, लौट के आए। लौट के आने के बाद ओशो? ये अंतिम वर्ष में उनके शरीर छोड़ने के, फरवरी के दिनों में हुआ ये, फरवरी 89 में। 19 जनवरी 90 तो उन्होंने शरीर छोड़ा। तो ये फरवरी के दिनों की बात है जब इन ज़ेन प्रवचन दे रहे थे। तो इस पे अपन 90 पे तो खैर बाद में आएंगे। हाँ। पहले तो तब आप मिले, तब ओशो वहीं रहते थे और उनका छोटा ग्रुप था सन्यासियों का, 400-500 लोगों का, जैसे आपने बताया। फिर उन्होंने पुणे में आश्रम बनाया शायद पहला, अगर मैं सही हूँ तो उसकी क्या जर्नी रही, वहाँ रहने के क्या नियम कायदे थे, क्या कानून थे, किस वे में वो वर्क करता था? वो तो समझो कि जब 75 में 74 के मैंने तो ज्वाइन किया था उस आश्रम में, 70 आए तो वो 21 मार्च 1974 को उस जगह पर आए थे। तो अभी छोटे से समूह के साथ, 20-25 लोगों के समूह के साथ, फिर धीरे धीरे डिपार्टमेंट्स खुलना शुरू हुए। फिर मैं उनको नवंबर में आके मिला, अक्टूबर में, और उनसे भेंट में कहा तो उन्होंने कहा रजनीश फाउंडेशन न्यूज़लेटर तुमको चलाना है यहाँ पर। क्या चलाना है? रजनीश फाउंडेशन न्यूज़लेटर। तो रजनीश फाउंडेशन बनी। अच्छा। तो उसका जो न्यूज़लेटर पाक्षिक निकलेगा उसका संपादन तुम करोगे। अच्छा। मुझे वो काम दिया ओशो ने। हाँ, और फिर इस प्रकार पब्लिकेशन डिपार्टमेंट खुल गया, और डिपार्टमेंट खुलते गए। कोई किचन संभाल रहा है, कोई सुरक्षा का इंतज़ाम देख रहा है, कोई अकाउंट्स देख रहा है,
फाउंडेशन के जो काम होते हैं वो शुरू हो गए। सबका अलग अलग काम। हाँ, धीरे धीरे। तो वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं थी, मतलब जैसे फंड्स के लिए कहाँ से व्यवस्था होती थी, पैसे की? हाँ, वो ये था कि जो उनके प्रवचन होते थे उसमें 5 रुपये शुल्क लगता था। पहला स्टार्ट में जो भी प्रवचन सुनने आएगा बाहर से, पूना से, अंदर रहने वाले के तो कोई शुल्क हो नहीं उनके नहीं है। सकता, वो अंदर रहता ही है। बाहर से आने वाले जितने भी आएंगे वो 5 रुपये की टिकट खरीदेंगे। कितने लोग आते थे? शुरुआत में तो जगह ही ज़्यादा नहीं थी, तो 100 लोग बैठ सकते हैं मैक्सिमम, अच्छा। ऐसे लोग थे। फिर बुद्धा हॉल बना कुछ सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद बड़ा, तो उसमें 3000 लोग बैठ सकते थे। अच्छा। तो पहले प्रारंभ में तो जो जहाँ उनकी अभी समाधि है उसी जगह पर ही प्रवचन होते थे। 20-30 से होते हुए 100 तक आ गए, 200 तक आ गए, फिर बढ़ता गया वो तो। हाँ, ऐसी सारी प्रक्रिया चली। जब उनके पास वो 6 एकड़ जगह थी आश्रम की, उससे ज़्यादा मैक्सिमम 4-5 लोग रह सकते हैं, इससे ज़्यादा कितने रह पाएंगे। वो इतने वर्कर हो भी गए थे 81 तक आते आते। तो फिर जगह ढूंढने की ज़रूरत पड़ी कि कोई बड़ी जगह चाहिए। कच्छ में देखने गए, हिमाचल में देखने गए। और भारत सरकार के नियम कुछ अजीब से थे कि विदेशी जहाँ ज़्यादा हों वो सिक्योरिटी का खतरा होता है, फलां ढिकां। तब तक विदेशी आने लग गए थे, मतलब बहुत वहाँ आने पे? लग गए थे। अच्छा। हाँ, बॉम्बे में ही शुरू हो गए थे कुछ। तो वहाँ तक उन तक पहुँचे कैसे, मतलब मेरा वो ये तो क्यूरियोसिटी रहती है वो। जैसे मेरे हाथ में कोई पत्रिका लगी, किसी ने गोवा घूम रहा है तो उसके हाथ में वो पत्रिका किसी हाथ में पड़ गई, किसी ने माउथ पब्लिसिटी के थ्रू। वर्ड ऑफ द माउथ, और कुछ अखबारों में भी छप गया था। तब तक मार्केटिंग को लेके कुछ नहीं था, नहीं, मतलब वो कुछ नहीं किया था। हमारी कीर्तन मंडली घूमती थी देश भर में, और वो देश भर में घूमती थी। लेकिन कुछ सेंटर विदेश में भी खुलना शुरू हो गए थे। जो भी आया था आए विदेश, लोग उन्होंने हाँ, जाके वापस अपने देश जाता था तो वो औरों को भेजता था। तो फिर वहाँ पे बाकी जो सिस्टम था, मान लीजिए कि रहने का, कि कौन वहाँ परमानेंटली रह सकता है और कौन विजिट कर सकता है, प्लस वहाँ पे ओशो से मिलने का उस टाइम तक कैसा था, कि वो उनसे कभी भी जाके मिला जा सकता था या क्या था? कभी तो जाके मिलना वो बॉम्बे में ही नहीं हो रहा था। पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी ही पड़ती थी, सेक्रेटरी बैठी थी, चाहे वो फ्लैट में थे तब भी कोई समय फ़ोन करके ही आता था। अच्छा। और मैं सीधा पहुंचा था तो मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ा। मुझे अपॉइंटमेंट फट से मिल गई 1-8 घंटे में। पर ऐसा कभी नहीं था मेरे होते हुए कि कोई सीधा आके मिल ले। नहीं, जो वहाँ रहते थे कम्यून में, वो भी सीधा नहीं आश्रम में मिलते रहते थे, थे, वो सेक्रेटरी ही उनको अच्छा। संदेश देती थी। माँ योग लक्ष्मी उनकी सचिव थी, वो संदेश हमारे लिए ले आती थी। वो बुलाते थे तो हम जाते थे, हमारी मांग नहीं होती थी कि हमें आपसे मिलना है। अच्छा। बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो कह सकते हैं सेक्रेटरी को कि हमें मिलना है, वो मना ही मेरा नहीं। सवाल ये था कि इंटरेक्शन उनसे कितना हो पाता था, 1-to-1 होता था या खाली एक तो प्रवचन के हम दौरान तो ही होता उनको था? प्रतिदिन प्रवचन सुनते थे। अब जैसे आप वहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ ज़मीन पे सुन ही रहे हैं, तो बचते ही वो तो एक सुबह प्रवचन हो गया। हाँ, और बाकी जैसे इंटरेक्शन 1-to-1 नहीं होता? 1-to-1 नहीं था। अच्छा, वो तो जैसे वो कोई फिर काम हुआ तो बुला लेते थे। आपने सुना होगा कि उन्होंने 1.5 लाख किताबें पढ़ी हैं, तो फिर टाइम कब मिलेगा पढ़ने का, अगर ये सारा समय अगर इंटरेक्शन ऐसे चलता पूरे दिन रहेगा। मिलेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा था कि उनकी दिनचर्या क्या रहती होगी। मतलब मैं ये जो आपने 1.5 लाख किताबों वाला बताया ना, यही मेरा सवाल यही था एक्चुअली, कि उन्होंने 1.5 लाख किताबें पढ़ी हैं, तो मैं जानना ये चाह रहा था कि उससे पहले पढ़ ली थी उन्होंने क्योंकि बाद में मुझे लग रहा है बाद में पढ़ते ही बिजी रहते रहे, होंगे। वो पढ़ते ही रहे साथ में। अच्छा। वो उनको जो भी दुनिया भर में करंटली कुछ भी नया आया है विज्ञान के तल पर, किसी भी तल पर, साइकोलॉजी के लेवल पर, तो उनके यहाँ जो इतनी सारी किताबें, बहुत लंबी चौड़ी लाइब्रेरी है, तो सब लेटेस्ट रिसर्च की चीज़ें सब उनके पास पहुँच। और मंगवाते कहाँ से थे किताबें उस टाइम बस में? तो उनके मंगवाना भी मतलब स्रोत थे मंगवाने के लिए। आ जाते थे, जो वेस्ट कोई आ रहा जैसे लेता पता है। कैसे लगता उनको, कोई रिकमेंड करता बुक्स या नहीं, वो उनको सेंटर्स को पता था कि ये हमारे मास्टर के लिए रुचि का विषय है? हाँ, रुचि का विषय है, पता लग ही गया था। क्योंकि जो बॉम्बे में भी जिस कमरे में रहते थे, तो वो जो लिविंग रूम में इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, तो जो भी आता था तो जैसे थोड़ा वेट कर रहा है तो लाइब्रेरी को देखेगा ही। तो फिर यहाँ आश्रम था पुणे में, और फिर ऐसी क्या घटनाएं हुई, क्या चीज़ें हुई कि उनको यहाँ से अमेरिका जाना पड़ा? क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ ऐसा था गवर्नमेंट कि के साथ? एक ही कमरे में एसी रूम में रहते हुए कभी बाहर नहीं जाते थे वो, सिर्फ प्रवचन देने बाहर आते थे, इतने आश्रम में था। रहते थे। और लगातार 74 से लेकर 81 तक
उनका ऐसा ही क्रम था। 74 से 81 तक 7 साल। हाँ, पूना में ही ऐसे कमरे में ही बंद, प्रवचन देने बाहर आना। तो थोड़ा स्वास्थ्य गिरने लगा था, पीठ में भी दर्द होने लगा था। तो उनको कहा गया कि माँ शीला ने ही, जो उनकी नई सचिव बन रही थी, कि माँ लक्ष्मी, तो शीला जी पहले माँ पहले- शीला जो पहले थी, माँ पहले लक्ष्मी यहीं थी। रहते थे। हाँ, पहले माँ लक्ष्मी नहीं, थी। पहले इंडिया में थे वो, अभी तो बाहर रहते हैं, हाँ पहले हाँ, इंडिया में पहले थे। यही थी, वो भारतीय महिला है। ओके। हाँ, तो वो जब आप शुरू में गए थे तब वो आ चुकी थी वहाँ पे शीला, या आपके बाद आए थे? हमारे बाद आए। आपके बाद आई थी। हाँ, क्योंकि उस समय तो ज़रूरत ही नहीं थी बॉम्बे में सेक्रेटरी की, क्योंकि माँ लक्ष्मी सेक्रेटरी थी, और वो अमेरिका ही रहती थी, अमेरिका की सिटीजन हो चुकी थी वो। अच्छा, पहले हो चुकी थी। हाँ, जब पूना में आश्रम इस्टेब्लिश हो चुका था, उसके बाद 2-4 साल के बाद उसने आना शुरू किया। अच्छा। हाँ, आई गई ऐसा हुआ, क्योंकि वो वहाँ की जॉब जो उसका रहा होगा, सेंटर खोला था कोई न्यू जर्सी में, वो भी वो शीला ने खोला हाँ, वहाँ पे उसका नाम था चिदविलास अच्छा। सेंटर, न्यू जर्सी में जो खुला था। तो वो आती जाती थी खाली। तो जब देखा कि अब हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर, तो बुद्धा हाल भी छोटा पड़ता है और ठहरने की जगह भी नहीं है, और कोरेगांव पार्क एक पॉश कॉलोनी है जहाँ मकान मिलना खरीदना बड़ी मुश्किल बात है, कैसे एक्सपेंड करें, और वो तो सब अलग अलग कोठियाँ हैं, कोई एक इकट्ठी जगह तो है नहीं। तो भारत सरकार भी उस समय थोड़ी विरोध में थी, क्योंकि ओशो ने गांधी जी के खिलाफ जो भी बोला, समाजवाद उस टाइम बोला। कौन थे प्रधानमंत्री, कौन थे? उस समय इंदिरा गांधी थे- थी? उस समय इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री थी। इमरजेंसी का दौर था। हाँ, इमरजेंसी का, और 81 तक तो इंदिरा गांधी ही थी। वापस थी। तो और ओशो ने किसी की आलोचना को छोड़ा ही नहीं, सबकी आलोचना की है। तो इंदिरा गांधी ये ओशो की जो चीज़ है, हाँ। ये मतलब मैं बताना चाहूँगा, मोस्टली लोग तो जानते ही हैं खैर, कि ओशो ने जिस पे जो बोलना था वो बोला, बिना किसी चिंता के, परिणाम की चिंता के, और बिना डर के। आज के टाइम में लोग जो है सेलेक्टिव रूप से चुप्पी साध लेते हैं। ओशो ने किसी भी चीज़ पे सेलेक्टिव चुप्पी नहीं साधी, कि उनको पता था कि इसका परिणाम भले ही नेगेटिव आएगा, पर उन्होंने वो बात बोली। बहुत रेयर है, वो भी अपने आप में एक रेयर चीज़ है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि बहुत सारे ओशो का ज़्यादा काम गुजरात में हुआ है। गुजराती लोग जुड़े थे या पंजाब के लोग जुड़े थे ज़्यादा, जो उनके अरेंज करते थे। तो ओशो के शिष्यों ने कहा कि गुजरात सरकार आपको 600 एकड़ ज़मीन देना चाहती है, आप लेंगे? 600 एकड़ ज़मीन आपके आश्रम बनाने के लिए देना चाहती है। वो 69 के दिनों की बात है। तो ओशो ने उनको, शिष्यों का ये था कि आप थोड़ा गांधी जी पर मत बोलो, क्योंकि गांधी जी गुजरात से हैं तो। हाँ, गुजरात के हैं थोड़ा। तो न उस समय गांधी शताब्दी वर्ष भी चल रहा था 69 में। अच्छा। तो उन्होंने अहमदाबाद में जाके प्रवचन दिया ओशो ने, तो कहा कि आओ हम इस गांधी शताब्दी वर्ष में गांधी की भूलों पर विचार करें। छोटे लोग छोटी भूल करते हैं, बड़े लोग बड़ी भूलें वो करते सुना है हैं। मैंने। हाँ, तो खत्म कहानी, 600 एकड़ ज़मीन गई। जमीन तो गई। और ओशो ने कहा मैं 600 एकड़ क्या करूँगा, मुझे नहीं चाहिए 600 एकड़, मुझे जो कहना है वो तो मैं कहता रहूँगा। तो मुझे तो इस व्यक्ति की चेतना को ऊपर उठाना है और विचार करना है, देश में विचार होना चाहिए। ये ओशो को अपने आप में ये चीज़ विशिष्ट बनाती है। ये बाकी लोगों में जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो महापुरुष कहलाए बाद में या जो भी रहा, पर वो ये जो इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए कि एक निष्पक्ष होके अपनी बात रखना, बिना डरे रखना। हर आदमी कुछ ना कुछ, या तो स्वार्थ होते हैं या कोई ना कोई डर होता है, दोनों में से एक चीज़ तो होती ही होती है। ओशो के दोनों ही नहीं थे, न तो कोई स्वार्थ है किसी की आलोचना या तारीफ में, न कहीं कोई डर है। तो उन्होंने अपने प्रवचन में जम के मुरारजी भाई की आलोचना की थी, और मुरारजी भाई को तो डबल गुस्सा था कि उनकी भतीजी ओशो की तरह हो गई, और दूसरा कि गांधीवाद की आलोचना कर रहे हैं, और सारा उन्होंने कहा कि ये टोपियां पहने हुए लोग सारा ये पाखंड है सारा, गांधी जी भी खुश नहीं होंगे इनसे। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों को भी कि जिन लोगों ने नहीं सुना है उन लोगों के लिए कि ओशो के जो गांधी पे विचार हैं वो आपको ज़रूर सुनने चाहिए। गांधी की बहुत सारी आलोचना होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आजकल, जो लोग उठपटांग आलोचनाएं करते हैं, वो देखा जाए तो आलोचनाएं है ही नहीं, वो तो ऐसे भड़ास है एक तरह से। आप ओशो को सुनिए, वो आलोचना भी आप सुनेंगे गांधी की, तो आपको एक नया गांधी देखने को मिलेगा कि बड़े लोग बड़ी भूलें करते हैं। तो वो गांधी को बड़ा भी बता रहे, लेकिन गांधी की भूलों को भी
जो है वो इंगित कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक जिस लेवल की जो उन्होंने गांधी की आलोचना करी है वो अपने आप में अद्वितीय है। अब जैसे गांधी जी तो खिलाफ थे, चरखा के अलावा कुछ और औद्योगिक क्रांति नहीं चाहिए उनको, और वो बस सादा जीवन, उच्च विचार, दरिद्र नारायण, ये सब बातें जो चल रही थी, कहते इससे तो कुछ तुम भूखे मरोगे, कुछ नहीं होगा, और भूखे भजन ना होए गोपाला, भूखे तो कहाँ से अंदर से ये बड़ी भूलें हैं जो इस देश के प्राणों में घुस गई हैं। मैं वो निकालना चाहता हूँ बाहर कि तुम्हें औद्योगिक क्रांति चाहिए, तुम्हें पूंजीवाद चाहिए, तुम्हें सारी दुनिया की पूंजी इस देश में आए, समृद्धि होगी तो आप अंदर से समृद्ध हो पाओगे। भूखा आदमी तो जो है वो कभी भी है फिलोसोफर नहीं बन सकता, वो फिलोसॉफी में नहीं सोच सकता, वो रोटी की चिंता करेगा। तो इसलिए मोरारजी भाई, विनोबा भावे, सब जो लोग उस समय के थे, सब आलोचना तो बर्दाश्त कर नहीं सकते थे वो, और उनके पास उत्तर भी नहीं होते थे, भी नहीं होते। हाँ, क्या करें अब वो गांधी की जो आलोचना उन्होंने करी है ना, वो सर इस लेवल की है कि मोस्टली लोग तो उस आलोचना को समझ ही नहीं पाए। उत्तर तो आगे की बात है, वो मोस्टली लोग तो ये नहीं समझ पाएंगे वो तारीफ कर रहे हैं कि आलोचना कर रहे हैं कि वो पकड़ ही नहीं पाएंगे। उत्तर देना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो फिर वो ना माँ शीला जो थी, उन्होंने निवेदन किया औषध से कि आपको भारत ज़मीन नहीं दे रहा है, भारत में आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है, ज़मीन भी नहीं मिल रही है, हमें एक्सपैंड करना है। इन सब लोगों को कहाँ, इतने सारे लोगों को हम कहाँ ले जाएं, आ रहे हैं तो उनको टिकाएं कहाँ पर। पूरा कोरेगांव पार्क लोगों ने झोपड़ियाँ बना ली इधर उधर रहने के लिए, नदी के किनारे रहने शुरू कर दिया, दूर दूर रहें, परेशानी बढ़ गई थी। तो जल्दी थी, अर्जेंसी थी। 80 से ही रियलाइज़ हुआ, 81 तक कुछ नहीं हो पा रहा था, टाइम वेस्ट होता, पॉलिटिशियन का था कल आना परसों आना, ये चलता रहता है। तो इतने में उसने जाके एक दिन व्यवस्था कर ली, और पहली जून 81 को ओशो ने प्रस्थान किया अमेरिका के लिए। अच्छा, इस टाइम तक मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि ओशो के जो सेलिब्रिटी फॉलोवर थे, जैसे विनोद खन्ना उनके संन्यास लेके उनके फॉलोअर बन गए थे, महेश भट्ट बन गए थे, और भी काफ़ी लोग जो थे, जो सेलिब्रिटीज़ जो जिनको अपन कहते हैं, वो लोग फॉलोअर, तो वो उस टाइम तक बन गए थे जब वो इंडिया में थे, या वो अमेरिका जाने के बाद बने थे? नहीं, पहले ही बन गए थे। विनोद खन्ना पहले आ गए थे वहाँ? मैं तो उनको, मैंने विजय आनंद को तो 72 या 73 में, विजय आनंद जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, जी, उनको तो डायनेमिक करते देखा है मैंने अपने शिविरों में। अच्छा। विनोद से भी पहले। अच्छा। तो फिर जब विनोद आए, वो शायद 77-78 के दिनों में आ गए थे, तो वो थोड़ा उनको ऐसा लगा कि अब क्या होता है ना कि विजय आनंद तो डायरेक्टर है, फेमस है, लेकिन विनोद थोड़े, वो तो खैर बड़े सेलिब्रिटी थे। हाँ, सेलिब्रिटी हो गए। उसके पहले विजय आनंद महेश भट्ट को भी लाए थे, तो वो दोनों डायरेक्टर थे। तो उनका जैसे उनको लगने लगा कि इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है विनोद खन्ना को। अच्छा। तो एक तरह से कोई हीनता का भाव आ जाता है ना। अच्छा, ये मैं भी जानना चाहूँगा, मतलब मेरी भी क्यूरियोसिटी है ये कि विनोद खन्ना जब आए, तो विनोद खन्ना सर उस टाइम, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ये मतलब इनका एक कंपटीशन टाइप था। इंडिया के बड़े सुपरस्टार थे, जैसे अभी सलमान खान, शाहरुख खान है, उस टाइम में विनोद खन्ना हुआ करते थे। करियर के पीक पे वो छोड़ के वहाँ पे आए, तो वहाँ जो सन्यासी थे उनका क्या रवैया था विनोद खन्ना को लेके? वो उनको एक बाकी सन्यासियों की तरह डील करते थे, या मेस्मराइज होते थे कि यार ये विनोद खन्ना है? नहीं, या कैसा था? अंदर तो सब एक ही होता था। अच्छा। हमारे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता? कोई नहीं। इवन जो जैसे मान लो मेरे एक रूम में एक चटाई बिछी है, तो दूसरी चटाई की जगह खाली है, तो विनोद वहाँ सो जाते थे। अच्छा। ऐसे वो उनको बहुत, मैं दोनों चीज़ें ब्लू डायमंड में रूम होते हुए भी उनको अच्छा लगता था कि आश्रम में ही, ब्लू डायमंड तो वॉकिंग डिस्टेंस था, ये तो लोग वहाँ रुक सकते हैं। मैं दोनों चीज़ जानना चाहूँगा कि एक तो ये कि लोगों का उनके प्रति क्या रवैया था कि वे इतने बड़े सुपरस्टार हैं, एक विनोद खन्ना का खुद का क्या रवैया था कि वो खुद को सुपरस्टार समझते थे? उसको बड़ा रिलैक्स फील होता था कि यहाँ उनके पीछे लोग पड़े नहीं हैं, सब अपने अपने काम में लगे हैं। अच्छा। और वो जो बीच में टी ब्रेक है, चाय ब्रेक है, वहाँ बैठ के गपशप कर लेंगे, या खाना खाने का ब्रेक है, कर लेंगे, बाकी समय काम ही कर रहे हैं। अच्छा। वो इतने आ में ऐसा नहीं रहते थे, ही इज़ वन ऑफ अस। क्योंकि ह्यूमन नेचर है सर, क्या होता है कि मुश्किल होता है, जो आदमी इतना अटेंशन जिस आदमी को मिला हो, कि पूरे भारत का अटेंशन जिसको मिला हो, और उसको वहाँ पे अगर अटेंशन नहीं मिल रहा हो, तो कहीं ना कहीं कई बार आदमी को ये भी लगता है कि अरे यार मैं कहाँ आ गया, यहाँ मुझे कोई
हाँ, लेकिन वो ये नहीं मिल रहा है। ये समझ के साथ आए थे, अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ जो हम हैं अच्छा है कि हम टोटली रिलैक्स हो सकते हैं। बाहर तो रिलैक्स ही नहीं हो सकते, कोई खड़ा ही नहीं होने देगा उनको बिना ऑटोग्राफ मांगे, कोई खड़ा ही नहीं होने देगा। गेट के बाहर जाएंगे तो पीछे लग जाएंगे लोग। बिल्कुल। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि अमिताभ बच्चन आए सवेरे 6 बजे, और वो उस समय ओशो शरीर में भी नहीं थे, ही हैड लेफ्ट हिज बॉडी। अमिताभ बच्चन आश्रम देखने आए, मतलब उसको की डेथ के बाद। हाँ, डेथ के बाद। सवेरे 6 बजे से डायनेमिक होती है, उस टाइम आ गया ताकि कोई पहचाने नहीं उनको। होता है ना कि मैं सेलिब्रिटी हूँ तो पहचानते तो परेशानी हो जाएगी। अच्छा, गेट पर एक वेस्टर्न गार्ड बैठा है, जो डायनेमिक अंदर हो रही है, वेस्टर्न गार्ड बैठा है। तो वो अमिताभ उसको अंदर जाने के लिए कहते हैं, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। कहते नो सर, यू कैन नॉट गो इन। वो 10 बजे आपका ये सेंटर खुलेगा, ये रिसेप्शन खुलेगा 9:30 10, तब आप आइए। अब उसको कोई पहचान ही नहीं रहा है। तो जो लोकल मैगजीन सिटाडल निकलती थी वहाँ से, सोसाइटी वाले की जो मैगजीन थी सिटाडल पूना के लिए, उसके एडिटर ने भी फ़ोन किया कि आपके आश्रम में तो इसको अमिताभ को आने नहीं दिया सवेरे। तो मैं कहा कैसे हुआ? तो कहती है कि वो बस ब्लू डायमंड से उठ के वॉक करके 6 बजे चले गए, डायनेमिक के टाइम में आश्रम देखना चाहता हूँ मैं। तो मैं कहा वो देखने का टाइम ही नहीं है, वो बेचारा वेस्टर्न गार्ड क्या करेगा, वो उससे भी लंबा था, अमिताभ से भी तो बैठा था। तो उसको तो उसी समय गुल आनंद जो फिल्म प्रोड्यूसर थे वो अंदर जा रहे थे डायनेमिक करने के लिए। तो अमिताभ ने कहा गुल मुझे भी लेके जा अंदर, अगर मैं देर हो रही, मैं डायनेमिक मेरा छूट जाएगा, डायनेमिक मेडिटेशन छूट जाएगा, तुम्हें मैं संभालूँ यहाँ पे। तो वो तो उसने भी परवाह नहीं की अमिताभ की। तो फिर मुझे जब एडिटर का फ़ोन आया तो मैंने कहा हाँ, अब आपका फ़ोन आया तो उनको कहिए कि अब आ सकते हैं घूमने, 9 to 4 इज़ ओके, 10 to 4 इज़ ओके, अब आ जाएं। फिर वो लंच के आसपास उनको ले आई, तो फिर उनको अच्छे से प्रॉपर टूर दिया, उनको किताब दी, सिग्नेचर ऑन वाटर, ओशो की जन किताब थी, वो भी लेके गए। खूब एक एक चीज़ देखी, क्योंकि उनके पिता तो आए करते थे ना पहले। और अच्छा, हरिवंश साहब आते थे। हरिवंश राय बच्चन तो बॉम्बे से ही जुड़ गए थे ओशो। अच्छा। हाँ, वो उन्होंने कई बार जिक्र भी किया, अपनी किताब में भी जिक्र किया ओशो के। दिनकर ने भी किया है उन्होंने। वो तो मतलब ओशो तो उनसे काफ़ी यंग थे। हाँ, यहाँ तो पर विचार तो बॉम्बे में फैल ही रहे थे उनके। अच्छा। हाँ, और उस ये मुझे भी नहीं पता था। हाँ, हरिवंश ये राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन ने उनको पत्र भी लिखे हैं। अच्छा। ओशो ने भी उनको पत्र लिखे हैं जवाब में। अच्छा। हाँ, ये सब जिक्र है। तो और मैंने इनको अटेंड किया है। हरिवंश राय बच्चन जब दोबारा आए आश्रम में, तो मैं उनको टूर दे देता था वापस जब मिलने आते थे। अमिताभ अपनी शूटिंग में लग जाते थे, कहीं ब्लू डायमंड से कहीं महाबलेश्वर गए या जहाँ भी करनी होगी शूटिंग, उनके पिता भी साथ आए हैं तो वो आश्रम आ जाते थे, तो उनको हम अटेंड कर लेते थे। फिर यहाँ से अमेरिका वहाँ पे चले गए, ओरेगोन जो है वहाँ पे चले पहले वो न्यू जर्सी गए। अच्छा, पहले न्यू जर्सी गए। हाँ, न्यू जर्सी में वो रुके, तब शीला ने जगह ढूंढना शुरू किया, बड़ी जगह। तो वो उसको जगह, इतनी बड़ी जगह जितनी चाहिए थी, वो 64,000 एकड़ जगह ओरेगन में मिली। तो वो उसने तुरंत उसका डील कर लिया, 64,000 एकड़ जगह। वो फंड कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया? वो तब तक तो वो उस समय ना वो एकदम बैरन जगह थी, जैसे कोई उसको खरीदना नहीं चाहता। वो तो मैंने वाइल्ड वाइल्ड कंट्री डॉक्यूमेंट्री में एकदम थर्ड रेट, कोई पेड़ भी, एक पेड़ भी नहीं था वहाँ पे। तो एक डॉक्यूमेंट्री है ओशो पे, वाइल्ड वाइल्ड कंट्री नाम से। हालांकि उसमें ओशो को बहुत नेगेटिव दिखाया गया है, वो उनके आलोचकों द्वारा बनाई गई है, वेस्टर्न मीडिया द्वारा। पर लेकिन आप देखेंगे तो आपको काफ़ी उस चीज़ें पता लगेगी। बट कोशिश कीजिए उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर देखने की, कि ये मान के चलिए कि उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो बाइस्ड दिखाई गई हैं, लेकिन फिर भी देखिए, आप ज़रूर देखिए। तो ओशो वहाँ पहुँचे ओरेगन में अगस्त के महीने में। जून में तो पहुँचे वो वहाँ न्यू जर्सी। अगस्त तक जगह ले ली गई थी, और उनका एक पहला मकान उनका बना दिया गया उनके आने के लिए। और एक प्लेन तो अपना था ही, वहाँ से अपने प्लेन में वो ओरेगन पहुँचे और वहाँ रहना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैं भी अक्टूबर में पहुँच गया वहाँ पर, वो पहुँचे अगस्त में, अक्टूबर में मैं भी पहुँच गया। तो आप सीधा ओरेगन ही पहुँचे वहाँ? ओरेगन ही पहुँचा। अच्छा। मतलब
मैंने पहले जर्मनी आया, जर्मनी से हॉलैंड गया, हॉलैंड में मुझे लगा कि अब मैं भारत से तो वीज़ा मिलना आसान नहीं था, तो मैंने हॉलैंड में अमेरिकन एम्बेसी में गया। मेरे गुरु वहाँ गए हुए हैं, मुझे वहाँ 3 हफ्ते के लिए जाना है, ऐसे कहा। तो उन्होंने 3 हफ्ते मुझे वीज़ा दे दिया, मैं पहुँच गया। फिर मैं लंबा रहा वहाँ पे, 3 हफ्ते से बढ़ाता रहा। आप कितने टाइम रहे वहाँ? मैं रहा जब तक उन्होंने वापस नहीं आए, वो भी अच्छा। तब तक रहा मैं। और कितने साल वहाँ रहे थे ओसो, ओरेगन? ओशो रहे थे अगस्त से लेके, अगस्त 81 से? हाँ, अगस्त 81 से लेके नवंबर 85 तक। 85 तक। फिर नवंबर में भारत वापस आया। 4 साल वहाँ रहे थे? हाँ, 4 साल। 4 साल में वहाँ पूरा शहर बसा दिया? 4.5 साल समझो, 4.25 साल समझो, ऐसा उन्होंने इतनी बड़ी जगह पूरा को वहाँ, हाँ, नगर खड़ा कर देना, पूरा शहर खड़ा कर दिया, पूरा सिस्टम खड़ा कर 93 रोल्स रॉयस हैं, दिया। हाँ, एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे। तो सारी बातें, ये तो बस चौंकाने वाली, पूरी दुनिया को ही शौक था। बिल्कुल। और वहाँ से मुझे लग रहा है कि ओशो जो थे, उस जो चकाचौंध की वजह से ओशो को बहुत बूस्ट मिला कि लोगों तक पहुँचे वो। मतलब लोगों तक पहले क्या होता है सर, आदमी के विचार से पहले एक चकाचौंध पहुँचती है, तो उस चीज़ से आकर्षित ये होता है। कारण इस देश में भी था। इस देश में जब ओशो इतने लोगों को ध्यान करवा रहे थे, तो कोई न्यूज़ नहीं छपता कोई था। न्यूज़ नहीं छपती थी। तो जब उन्होंने एक ओशो के लिए कार खरीदी गई, जो कि हेमा मालिनी खरीदने वाली थी, एक ही कार थी देश में, इम्पाला? हाँ, इम्पाला। हाँ, जो पहली गाड़ी थी, तो बिडिंग हो रही थी उसकी, बिडिंग में आश्रम ने ज़्यादा पैसे दे दिए, तो उसका न्यूज़ इकोनॉमिक टाइम्स में आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया। तो उसने कहा देखो, मैं हज़ारों लोगों को ध्यान करवा रहा हूँ, उसका कोई न्यूज़ नहीं है, एक कार क्या खरीदी उसका न्यूज़ है। तो वो लोगों की मानसिकता को समझते थे कि इनको और कुछ नहीं चाहिए न्यूज़ के लिए। तो इनको इसके थ्रू ही बुलाना पड़ेगा, जैसे शादी में वो कार्ड देते हैं ना, डिवाइस थी वो। हाँ, तो वो लोगों को बुलाने का जो था उनका, हाँ। कि वो इस अट्रैक्शन से इस एक न्यूज़ जनरेट होगी, उसके थ्रू लोग आकर्षित होंगे, भाई ओशो कौन है, जानना चाहेंगे। तो इसी तरह के शॉक ट्रीटमेंट से उनको न्यूज़ मिलता था। तो फिर वहाँ पे पूरा एक शहर बसा लिया गया। और फिर ऐसी क्या घटनाएं हुई, वहाँ की गवर्नमेंट से क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ? वहाँ के प्रेसिडेंट तो उस टाइम रोनाल्ड रीगन थे। देखो, एक तो हमने उस जगह को सिटी बना दिया, पहले उसको सिटी कहना, तो खाली पड़ी थी वो। अगर जब तक आप सिटी नहीं बनाओगे तो आप कोई धंधा ही नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि सिटी तो बनी हुई नहीं है, वो बैरन लैंड है, तो उसको सिटी के रूप में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो लोकल लोगों ने, जो 1000 फ्रेंड्स ऑफ ओरेगन एक और था, उन्होंने आपत्ति की कि ये तो हमारा वहाँ के जो लोकल लोग थे, उन लोगों ने जो एनवायरनमेंट ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे कि आप पेड़ काटो, ये करो, वहाँ पेड़ थे ही नहीं, काटोगे क्या? तो हमने तो लगाए उल्टा वहाँ पे, लेकिन उनको कोई भी आपत्ति, उनको फेमस होना था। नहीं, आपत्ति मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनको ये भी था कि भाई वो ओशो के जो क्रिश्चियनिटी पे जो थॉट्स थे, क्रिश्चियनिटी पे जो उन्होंने बोला, जीसस क्राइस्ट पे जो बोला, उन्होंने उसको लिया कि भाई ये नहीं, हमारे, वो उस बोलने से ना कोर्ट को ऐतराज है, ना संविधान की प्रॉब्लम है। वो तो खैर फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो। हाँ, वो तो उस समय तो कभी जीत ही नहीं सकते थे वो ओशो से, नहीं, उस पर जीत नहीं सकते थे। मेरा पॉइंट ये कि विरोध खड़ा हुआ। लोगों को दिक्कत उससे थी, हाँ, दिक्कत उससे थी। है ना। तरीका उन्होंने फिर दूसरा आरोप दूसरे लगाए, पेड़ काटने के। हाँ, दूसरा के जो इंडिया में जो क्रिश्चियन लोग थे, उनके संबंध में जितनी नेगेटिव पब्लिसिटी इंडिया में होती थी, उसी की पैकेज बना के वहाँ के मेयर को भेज दी। जो एंटीलोप नियरेस्ट टाउन था, उसकी मेयर को वो हिल गई कि ये कौन व्यक्ति आ गया। फिर क्रिश्चियनिटी वालों को लगा कि ये तो हमारे युवकों को भटका देगा, सारे युवक इसके उसमें चले जाएंगे। उस टाइम मुझे सर ये भी लगता है कि आज हम इंडिया जहाँ पे है, मतलब कैपिटलिज्म की गिरफ्त में कह सकते हैं अपन, या वैसे ही अमेरिका उस टाइम जो है, मतलब इतना वैचारिक रूप से खोखला हो चुका था, उस जगह था कि उनको ओशो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम। इंडिया को उतनी नहीं थी शायद जितनी वहाँ पे उस टाइम अमेरिका को थी। और उसका इम्पैक्ट भी ये हुआ कि वहाँ पे काफ़ी लोग जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ओशो की तरफ और आकर्षित क्या होने हुआ लगे। कि उस समय ओशो 3 साल तक मौन भी रहे, बोल नहीं रहे थे। अच्छा, तो सिर्फ फिर भी लोग आ रहे थे। हाँ, फिर भी लोग आ रहे थे। और वो फर्स्ट एनुअल वर्ल्ड सेलिब्रेशन हुआ जो गुरु पूर्णिमा के दिन, तो उसमें तो 5000 लोग आ गए। और वो टेंट सिटी बन गई, तुरंत टेंट लगा दिए गए 5000 लोगों के लिए। फिर अगले साल 10,000 लोग आ गए, फिर 15,000 लोग आ गए, सिटी बनता गया। तो उनके लिए तो ये बड़ा कष्ट था कि ये क्या हो रहा है अमेरिका, एक जिस देश को हम गरीब मानते हैं, उसका ये गुरु
आके ये सारे शहर को बदल रहे थे। तो पूरा विचार बदल रहा है लोगों के। हाँ, और 93 रोल्स रॉयस आ गई हैं इसके पास, ये क्या है सब। तो उनको तो वो देवर वेरी डिस्टर्ब इन सम वे। मुझे लग रहा है कि वो उसको लेके उनके एक मन में डर था कि ये जो विचार जो है ये अभी चिंगारी है, ये अगर आग बन जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग टिक नहीं पाएंगे। हमारे जो विचार पुराने हो चुके हैं, जो हजारों साल बिल्कुल, पुराने। फंडामेंटल लोगों को यही होता है ना। तो उन्होंने आज 3 साल बाद मौन तोड़ा अपना, बोलना शुरू किया। जब सिटी बन गया तब बोलना शुरू किया। बड़ा स्टेडियम भी वो बन गया जहाँ प्रवचन दे सकते हैं, सभागार बन गया जहाँ 10-12 हज़ार लोग बैठ सकते हैं। तो बोलना शुरू किया तो लाइन लग गई जो टीवी इंटरव्यू वालों की, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, सारे जितने भी उस समय के जो आपने फुटेज देखी है ना वाइल्ड में, वो सब टीवी फुटेज जो वहाँ रखी हुई थी लाइब्रेरी में, उस समय की फुटेज है वो। तो वहाँ से फिर ओरेगोन से कॉन्फ्लिक्ट वो बढ़ा। इवन रोनाल्ड रीगन जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो खुद भी पर्सनली भी उसमें काफ़ी इन्वॉल्व थे। उन्होंने भी काफ़ी आलोचना तो रोनाल्ड रेगन की बहुत की ओशन वहाँ पर रहते हुए कि थर्ड रेट, रेड नेक, ये फंडामेंटलिस्ट, सब कुछ कह देते थे उसको। वो तो खैर रिपब्लिकन पार्टी वहाँ की कंजर्वेटिव पार्टी है ही ऑब्वियसली। और थोड़े वो लोग ज़्यादा सीमित है विचारों के रूप में, उतने खुले नहीं है जितने डेमोक्रेट्स हैं। हाँ, वो क्रिश्चियनिटी को ही प्रमोट करते ज़्यादा प्रमोट करते हैं वो है। तो फिर वहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा आप बताइए कि फिर उसका आउटकम क्या रहा, क्या हुआ? आउटकम ये हुआ कि उन्होंने अरेस्ट किया ओशो को और कहा कि तुमने यहाँ ना रहने के लिए तुम इस इरादे से आ गए थे कि तुम यहाँ परमानेंट रहो। और अच्छा, ओशो का जो उस टाइम वीज़ा जो था ओशो का, वो पहले एक तरह से हेल्थ कारण से गए थे। अच्छा, तो फिर सेक्रेटरी ने कहा कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, और उन्हीं अमेरिकन लोगों ने बनाया। और एक धर्मगुरु का अलग वीज़ा होता है, उसका मिलता है, जो उसके शिष्य चाहते हैं तो उनको मिल सकता है। उस एज ए रिलीजियस लीडर उनको वीज़ा मिल सकता था। पर उन्होंने कहा ये मौन व्यक्ति रिलीजियस लीडर कैसे हो सकता है। अच्छा, ये वो उनको तर्क अपने थे वो तो खैर कि उनको ये देना नहीं था वीज़ा। बोलते ही नहीं तो रिलीजियस ड्यूटी कौन सी कर रहे हैं, ये तो कार में घूम के चले जाते हैं। तो वो सब चलता रहता था। हम भी उसके न्यूज़ पढ़ते थे, अखबारों में आते थे वहाँ रहते हुए कि क्या हो रहा है। और हमारे लिए तो जानते हैं कि बुद्ध अगर मौन बैठे हो तो हम बुद्ध के पास बैठेंगे। हमारे देश की कल्चर अलग है, ये नहीं कि उसको बोलना ज़रूरी है। हाँ, गुरु के सानिध्य में बैठना सत्संग है, मौन बैठना सत्संग है, वो हमारे लिए ठीक था। फिर उन्होंने 3 साल के बाद बोलना शुरू किया तो बोलना सा उनको प्रोवोकेटिव लगा। अच्छा, मौन वाले एरा के पीरियड के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि जब वो मौन रहते थे तब उनका इंटरेक्शन जो था वो सिर्फ सेक्रेटरी वगैरह ओनली शीला के थ्रू था। खाली नोट्स देते थे उस शीला को, शीला आके बाहर इंटरप्रेट करती थी जो भी होता था। वो पूछने जाती थी ऐसे। उस दौरान मुझे भी ले गई थी मिलने के लिए। अच्छा, मतलब मिलते तो थे लोगों से? हाँ, मिलते थे, बट वर्बली नहीं बोलते थे, नोट्स के थ्रू मिलते, मतलब बात भी करते थे। मैं तो जब गया हूँ उनके पास तो बात भी कर रहे थे। औरों का भी मुझे पता था कि मेरे साथ 1-2 और भी गए थे, उनसे भी बात की। तो सिर्फ पब्लिक प्रवचन देना। अच्छा, प्रवचन नहीं दे रहे थे, मौन का नहीं दे मतलब। रहे। अच्छा अच्छा, बाकी इंटरेक्शन था, पर्सनल इंटरेक्शन। और रास्ते में दर्शन देते हुए मिलते हुए जाते थे लोगों को। वो तो काफ़ी फुटेज है उसमें, वाइल्ड कंट्री में। वो है। तो फिर जो है मौन जो उन्होंने तोड़ा वहाँ पे, और फिर उसका वहाँ पे काफ़ी विरोध हुआ। तो फिर उसका क्या आउटकम रहा, क्या रहा? बस वो उनके ऊपर चार्जेस लगे कि इन्होंने हमेशा आने के लिए यहाँ सब किया, जो कि हमें इमिग्रेशन वालों को जो चार्जेस थे। तो उन्होंने कहा आप 2 चार्जेस स्वीकार कर लो, हम आपको छोड़ देते हैं। वो चार्जेस के आपने झूठी शादियाँ कराई, लोग के ओशो कुछ करवाते ही नहीं थे, जिनको करनी हो रहेगा, करो, नहीं करनी मत करो। हाँ, पर उनको कहा गया क्या, तो फिर शिष्यों ने कहा कि ऐसा है कि ये आपको न लंबे समय तक ऐसे इन बातों में घसीटेंगे, आप स्वीकार ही कर लो कि 2, इसको कहते हैं प्ली बार्गेन। हाँ, प्ली बार्गेन होता है अमेरिका में, वहाँ पे है कि आप जब अगर स्वीकार कर लेते हो तो फिर आप वो फेस सेविंग होता है उनका भी, जो कि उन्होंने क्यों अरेस्ट किया, उनके पास कोई अरेस्ट वारंट तो थे नहीं कि कोई ग्राउंड ही नहीं था। और ये कोई शादी करवाना ये इतना बड़ा चार्जेस भी नहीं है, ऐसे इनसिग्निफिकेंट है।
करेक्ट मैंने अपने से की तो मैंने ना, अगर मैं करता हूँ तो करेक्ट उन्होंने कहीं भी हो के तो चलो तुम कर लो, की मैंने ना, अपराध मेरा है अगर है तो खैर उन्होंने $4 लाख का प्ली बार्गेन हो गया और दूसरे दिन छूट के वो भारत आ गए और उसमें 5 साल नहीं आ सकते देश में, ये साथ में शर्त लगा दी। वापस अमेरिका नहीं आ सकते। हाँ नहीं आ सकते। वो और क्या ओशो उस केस को लड़ना चाहते थे, पर शिष्यों ने कहा कि फिर ये सारा समय तो आपका इसी में बीत जाएगा, आपकी कितनी उम्र है, बिल्कुल बिल्कुल परेशान हम होंगे, आप हमारे लिए अवेलेबल नहीं होंगे जेल इनमें में। उलझे रहेंगे, जेल में हाँ, रहेंगे। तो वो नहीं चाहते थे, तो उन्होंने राजी कर लिया ओशो को कि फिर वो क्या घटनाक्रम हुआ था जब उनका प्लेन उड़ा था, फिर उसको लैंड नहीं करने दिया गया था? लैंड करने के लिए कहा गया वापस अच्छा कि आप उतारो, आप देश छोड़ के भाग रहे हो। अच्छा देश छोड़ के नहीं भाग रहे थे वो, क्योंकि जिस नॉर्थ कैरोलिना में उनका प्लेन उतरा वो 6 घंटे की जर्नी थी, वो रिफ्यूलिंग भी करनी पड़ती है, छोटा प्लेन था। अगर देश छोड़ना होता तो 1 घंटे में कनाडा पहुंच हाँ, सकते, इधर कनाडा की तरफ जाते हैं। मैक्सिको जा सकते, कनाडा जा कनाडा सकते ओरेगन से। तो वो देश छोड़ नहीं रहे थे। वो तो उनकी शिष्या ने कहा कि ओरेगन का वातावरण ज़्यादा तनावग्रस्त हो गया, आप कुछ दिन आके विश्राम मेरी रेंज पर यहाँ करिए, फ्लोरिडा के आसपास या ईस्ट कोस्ट पर। तो वो नॉर्थ कैरोलिना में उसकी वो थी, रेंच थी, जैसे गेस्ट हाउस समझो कि रिजॉर्ट समझो, कुछ समझो, बड़ा घर था। और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ विश्राम करें। तो 2-4 लोगों को साथ लेके वो अपने प्लेन में जा रहे थे, तो उनको इंटरसेप्ट किया गया कि आप उतारो। अच्छा तो नॉर्थ कैरोलिना में प्लेन उतरा, बंदूक लेके खड़े हैं, जब वो बाहर निकल रहे हैं, ये चप्पल पहने हुए व्यक्ति उनका हाथ जोड़ के निकल रहा था हमने। अब ऐसा व्यक्ति कोई भाग जाने वाला है कि अब तो खैर वो तो उनके जनिया नहीं, जैसे कि शरण नहीं दी, ब्रिटेन ने शरण नहीं दी या ग्रीस ने शरण नहीं दी वो बाद की बात है जी। वो जब भारत वापस आए, भारत वापस आने के बाद उनके विदेशी शिष्यों ने कहा कि हम और देशों में ट्राई करते हैं आपका कम्युन बनाने के लिए, भारत में नहीं बनाते, अभी हॉस्टाइल गवर्नमेंट यहाँ भी है। तो यहाँ भी वो अरुण नेहरू और ये सब जो अमेरिका के चमचे बने हुए थे, तो राजीव गांधी भी अमेरिका से दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे थे। तो वातावरण अनुकूल नहीं था और उनको लगता था कि उनके विदेशी शिष्यों को भी वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मनाली में कुछ दिन रहने के बाद दिसंबर 11 ये 85 की बात है ना? हाँ 85, मनाली में कुछ दिन रहने के बाद वो दिल्ली आए, दिल्ली से नेपाल गए, नेपाल में कुछ दिन वहाँ प्रवचन हुए उनके, फिर वहाँ से योजना बनी अन्य देशों में जाने की और 21 देश गए और किसी भी वेस्टर्न कंट्री ने उनको टिकने के लिए वीज़ा नहीं दिया। मिलता भी था तो वो कैंसिल करवा देते थे अमेरिका वाले, प्रेशर से वो फाइल भेज देते थे कि ये आप गलत आदमी को जगह दे रहे हैं अपनी जगह। जैसे ओरेगन वहाँ वो गए थे, ब्रिटेन गए थे, ग्रीस ब्रिटेन में गए तो थे। प्रवेश ही नहीं, वो तो डिटेन ही कर लिया था। अच्छा लास्ट में उरुग्वाय गए थे तो उनको 3 महीने का वीज़ा था, तो भी अमेरिका ने प्रेशर डाला कि तुमने जो हमसे लोन ले रखे हैं वो तुम्हारे लोन अभी कैंसिल करो, वापस करो, पैसे करो, अगर इस आदमी को रखना है तो वो खुद वीज़ा देने आए थे उरुग्वे के प्रेसिडेंट के आप हमारे देश में आओ, आपके कारण देश वो होगा, हमारा समृद्ध होगा। लेकिन अमेरिकन प्रेशर में वापस वो कैंसिल करना पड़ा उनको। हाँ, उन्होंने कहा, रोता हुआ कहा कि भाई ये जो बड़ी शक्तियाँ जो हैं ना, वो उनको आज ही पैसे वापस कैसे लौटा दें हम। तो 85 में ये हुआ और ये कब तक चला? 86 जुलाई में ओशो वापस बॉम्बे आए। बॉम्बे 6 महीने उन्होंने किसी के घर में बैठ के प्रवचन दी, जिसको वो सुमिला बिल्डिंग है और स्वामी सूरज प्रकाश का घर था, वो अमिताभ बच्चन के घर के आसपास का है। अच्छा उस एरिया में है। तो 6 महीने उन्होंने पुणे नहीं आए, वहीं 30-40 लोगों के बीच में प्रवचन चलते थे और ओशो उपनिषद और इस तरह की किताबें बनी उस समय, न्यू डॉन इस तरह के टाइटल बने। और फिर वो वापस 4 जनवरी 87 को पुणे आ गए। पुणे। तो ये 1985 में जो ये शुरू हुआ था और 1990 में तो फिर ओशो की डेथ ही हो जाती है।
तो मुझे लग रहा है कि ये जो आखिरी 5 साल थे, इनमें ओशो को कहीं पे भी जो है, किसी भी देश में स्थायी रूप से टिकने नहीं दिया गया। उन्होंने पूरे दुनिया को डेमोक्रेसी को आईना आईना दिखा दिया। दिखा दिया कि तुम कहते हो कि जिसको बोलने की तुम्हें आज़ादी नहीं दे सकते तो कैसी डेमोक्रेसी कैसी तुम्हारी? डेमोक्रेसी है? कहने को डेमोक्रेसी है, बाकी कहाँ डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी कहाँ है? तुम मेरी बातों का जवाब दो, अगर तुम्हारे पास जवाब है तो मेरे से डिबेट कर लो, लेकिन ये क्या कि तुम हमारे देश में नहीं आ सकते। ये भी कहते हैं कि जब ग्रीस ने उनको मना किया, यूनान ने उनको मना किया, तो उन्होंने ये कहा भी उनको कि तुम 2000 साल पहले भी बेवकूफ़ थे, तुमने सोक्रेटिस को जो है ज़हर देके मार दिया, तब भी तुम उतने ही बेवकूफ़ थे। 2000 साल बाद भी तुम कुछ नहीं समझे हो, तुम आज भी उतने ही बेवकूफ़ हो। तो किताब है सॉक्रेटिस पॉइजन्ड अगेन। अच्छा। हाँ, अब एक जो है सर ये थ्योरी चलती है, पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है। आप उस टाइम ओशो के साथ रहे तो आप शायद ज़्यादा बेटर बता पाएँगे। थ्योरी ये चलती है सर कि जब वो अमेरिकन जेल में थे ओशो, अमेरिका की जेल में उनको ले जाया गया, तो कहते हैं कि उनको एक जो है स्लो पॉइज़न उनको इंजेक्ट कर दिया गया, धीमा ज़हर उनको दे दिया गया। थेलियम नाम की। और वही ज़हर जो है वो कुछ साल बाद उनकी जो मौत का कारण जो है वो ज़हर बना। तो हकीकत में ऐसा था या ऐसा कुछ हुआ था, या फिर जो है ये थ्योरी झूठ है और ओशो की जो तबीयत जो नेचुरली जो है पहले से ही खराब चल रही थी और उसकी वजह से उनकी प्राकृतिक मौत हुई? मतलब इसके पीछे क्या सच्चाई है? ऐसे उन्होंने कहा कि अमेरिका ने मेरे 10 साल छीन लिए। वहाँ जेल में जो रेडिएशन की प्रोसेस की होगी कुछ, जैसे मैट्रेस में, और साथ में जो थेलियम स्लो पॉइजन दी गई जो डिटेक्टेबल नहीं थी, पर वो जो हार्डली स्ट्रीट लंदन के जो इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन्होंने बताया कि इनको स्लो पॉइजन दी गई है और वो थेलियम है। अच्छा। मतलब कहना आप ये चाहते हैं कि ये जो थ्योरी है वो एकदम से झूठ नहीं है, मतलब कि इसमें ऐसा कुछ हुआ था ओशो के साथ, राइट? इसलिए उनकी किताब का एक और किताब है, क्रिश्चियनिटी द डेडलीस्ट पॉइजन एंड देन द एंटीडोट टू इट। अच्छा। ये उन्होंने किताब छपी थी ओशो की अच्छा। बाद में। सो हाँ, ये ओशो की जर्नी रही और 1990 में ओशो का देहांत हो जाता है। और मृत्यु नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ओशो शायद जो है कभी मरेंगे नहीं, उनके विचार जो है वो आज भी ज़िंदा हैं और भविष्य में ज़िंदा रहेंगे। इवन आज के टाइम में तो वो ज़्यादा रिलेवेंट हैं, लोगों तक इंटरनेट आने के बाद ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ी है ओशो की। सो मृत्यु तो शायद उनकी कभी नहीं होगी, बट देहांत उनका 1990 में हो गया। सो उसके बाद सर मैं जानना ये चाहूँगा आपसे कि जब उनका देहांत हो गया तो उसके बाद आश्रम का क्या हुआ, उन सन्यासियों का क्या हुआ और उनका जो मिशन था, उनकी जो लेगेसी थी बेसिकली ओशो की, वो किस तरह से कंटिन्यू हुई? मतलब उसका क्या हुआ? अगर ओशो के विचारों को फैलने दिया जाए तो हमें हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, वो सारा काम खुद ही कर लेते हैं। जैसे मेरे जैसे व्यक्ति को उनके विचार मिल गए तो मैं उनका शिष्य हो गया, समर्पित हो गया। ऐसे दुनिया के हर कोने में इतने व्यक्ति हैं जो बिना ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हुए ओशो के काम में लगे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ओशोज वर्क। जो भी जहाँ उसको ओशो पकड़ लेते हैं, उनकी चेतना पर सवार हो जाते हैं, वो उनके काम में लग ही जाता है। तो काम तो बहुत फैला है, और जैसे अभी जो रील्स का ज़माना आया है, तो अननोन लोग जिनको हम जानते नहीं, कभी आश्रम आएंगे नहीं, आते नहीं हैं, वो सब उनके काम में लगे हैं, उनके विचारों को फैला रहे हैं। और जब तक विचार नहीं फैलेगा तब तक काम नहीं होगा। तो ये तो, और उसके साथ विचार से लिपटी हुई आती है उनकी चेतना, सीधा आपको हृदय की गहराइयों तक छूती है वो। तो जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आप इतना जानते हैं, तो एक बार आप पढ़ना शुरू करें तो फिर आप उसका कोई एंड ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अनंत सागर में गोते लगाते होता हैं। है सर ऐसा, बिल्कुल। मतलब जैसे मेरे साथ 2-3 बार हुआ है ऐसा लाइफ में कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक सतिंदर सरताज करके एक म्यूज़िशियन है पंजाब के, तो मैंने जब पहली बार उनको सुना तो सर मैं ऐसे हो गया, मैंने कहा अरे ये क्या सुना है मैंने? और फिर अगले 2-3 महीने तक जो है मैं उनको ही सुनता रहा हर टाइम, और मतलब उसी खुमारी में रहा, मतलब वो दिमाग में वही चलता रहा हर टाइम जो है। और वैसा ही मेरा जो है ओशो के साथ हुआ। जब मेरा पहले से ओशो से पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ, मैंने पहली बार ओशो को पढ़ा, तो उससे अगले 3-4 5-6 महीने मतलब मुझे पता ही नहीं कि मैं कब नहा रहा हूँ, कब खाना खा रहा हूँ। मतलब मैं उसमें डूबा रहा, और जब तक कि वो मेरी जो अंदर की बेचैनी जो है वो जब तक शांत नहीं हो गई, तब तक वो 4-6 महीने तक वो चलता रहा। तो मतलब ओशो की ये ख़ासियत तो है कि मतलब आप एक बार अगर ओशो की चपेट में आ जाते हैं तो फिर मतलब काफ़ी टाइम तक जो है वो
दिमाग से निकलते नहीं है ओशो, ये है। जैसे खुशवंत सिंह ने लिखा कि ओशो अपने समय से 100 साल पहले आ गए, आने वाले 100 साल उनके हैं। हाँ, बिल्कुल है। हाँ, वो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अभी वो तैयार करके गए हैं, ग्राउंड तैयार कर गए हैं, पर लेकिन समझ सकना सबके बस का रोग नहीं है, पर आने वाला युग उनका है। एक और सर मेरा ओशो को लेके एक व्यक्तिगत आकलन है, मतलब पता नहीं गलत हो सकता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि एक कहानी है सर कि जैसे एक गाँव था, अंधों का गाँव था, उसमें ना एक हाथी आया। तो सब लोगों ने उसको हाथी को ऐसे छू के देखा। किसी ने पूँछ को पकड़ा, किसी ने दाँत को पकड़ा, किसी ने सूंड को पकड़ा, किसी ने पैर को पकड़ा। तो सब लोगों ने ऐसे छू के देखा हाथी को। हाथी चला गया और उसके बाद कोई दूसरा आदमी आया गाँव में, उसने पूछा कि भाई क्या आया था गाँव में? लोगों ने कहा भाई हाथी आया था। तो कि कैसा था हाथी? तो अब जिस आदमी ने पूँछ पकड़ी थी उसने कहा कि रस्सी जैसा था, जिसने पैर पकड़े उसने कहा खंबे जैसा था, जिसने दाँत पकड़े उसने अलग डिफ़ाइन किया, जिसने सूंड पकड़ी थी उसने अलग डिफ़ाइन किया। तो ओशो भी जो है मुझे लगता है कि जैसे टोटलिटी में समझना। हाँ, मतलब अपने-अपने ओशो हैं। मतलब आपका ओशो अलग है, हो सकता है, मेरा ओशो अलग है। मतलब मैं उनको अलग वे में देखता हूँ, मेरे लिए ओशो अलग चीज़ है। वो जो तुलसीदास वाली बात, जाकी रही भावना है। हाँ। तो वो बात तो है ही। अब मैं सर आपसे एक ये जानना चाहूँगा कि जो वाइल्ड वाइल्ड कंट्री का जिसका अपन ने ज़िक्र किया, जो डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, तो उसमें जो घटनाएँ दिखाई गई हुई है, जिस कालखंड की जो घटनाएँ दिखाई गई है, आप उस कालखंड में वहाँ पे ओशो के साथ रहे हैं, उन घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगा सर कि उसमें जो घटनाएँ दिखाई गई हैं, वो उनमें कितनी सच्चाई है या कि वो एकदम सरासर झूठ है या क्या है? मतलब कि अ, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या कमेंट है उस डॉक्यूमेंट्री को लेके कि कितना सच है, कितना झूठ है? उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ऐसा किया ना कि उन्होंने खुद बोलने की बजाय शीला से बुलवाया, और जो ओशो के साथ रहा लॉयर था नीरेन, उससे बुलवाया। डॉक्टर बाकियों को तो वो मिल नहीं पाए ना, पुणे में जो चला रहे हैं उनमें से कोई अवेलेबल ही नहीं था उस नेटफ्लिक्स के लिए। अवेलेबल थे नहीं या वो दिखाना नहीं चाहते नहीं थे? चाहते ही नहीं थे कि कुछ आए वो। नेटफ्लिक्स वाले नहीं चाहते थे? हाँ, नहीं नहीं, वो तो चाहते थे, उन्होंने तो डेफिनेटली संपर्क किया होगा, लेकिन जो अभी जो जो लोग कॉपीराइट ऑपरेट कर रहे ट्रेडमार्क हैं। वाले लोग हैं, वो उत्तर नहीं देना चाहते थे कुछ भी। लेकिन जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है कि जाना चाहिए था, वरना वो क्या है कि पूरी एक पक्षीय बन गई डॉक्यूमेंट्री। मेरे से पूछते तो मैं कहता हाँ आ जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल, दूसरा पक्ष तो आना चाहिए सामने। उन्होंने संपर्क ज़रूर किया है, ऐसा नहीं कि संपर्क नहीं किया है। तो उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया वाइल्ड वाइल्ड को। तो उनके जो फुटेज उनको वहाँ उनके मिली, पास जो था, एक पक्ष जो था, उन्होंने वही हाँ पक्ष वही दिखाया। जो ओरेगन की पर्टिकुलर लाइब्रेरी, पोर्टलैंड की लाइब्रेरी में जो उनको मिला, वो उन्होंने उसका उपयोग किया। इनके पास तो उसके बाद की बहुत ढेर सारी फुटेज है, पूना में जो बैठे हैं, जो जूरिक बैठे हैं, जो उन्होंने सब जगह संपर्क किया होगा, इनको कुछ नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, तो ये है कि क्योंकि वो मिसिंग है, वो पर्सपेक्टिव हाँ, मिसिंग है वो उसमें। तो अब पर हम हमारे लिए एक बात अच्छी ये हुई कि अब हम उन चीज़ों को हम अपने ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। वो हमें तो अवेलेबल है ना वो चीज़ें, जब भी कोई हम दिखा देते हैं कि ये देखो आपके प्रश्न का उत्तर ये वो शो दे रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोगों ने सर खाली वो डॉक्यूमेंट्री देखी है, हाँ, पहला पर मुझे इंटरेक्शन हुआ है। खुशी हुई कि वो बनी वाइल्ड वाइल्ड, क्योंकि वो हमारे काम को वो रिवाइव कर गई। करेक्ट। एक, क्योंकि ओशो ने हमेशा कहा कि जो नेगेटिव भी लाएगा वो भी मेरा काम कर। हाँ, बिल्कुल, मतलब एक क्यूरियोसिटी तो होगी उसके मन में पैदा कि भाई ये ओशो है कौन? तो फिर जब वो इंटरनेट सर्च करेगा तो फिर अपने आप ओशो से इंट्रोड्यूस हो जाएगा। किसी को भले बुरा लगा होगा, पर मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने देखा ये तो अच्छा कर गया, 100 देशों में फिर नाम पहुंच गया ओशो का, जो डेड चीज। वापस जिंदा हो गए। हाँ, फिर वो एक कहावत है ना कि सुकरात को जहर देके आज से 2000 साल पहले मार दिया गया। तो कहते हैं कि अगर उस दिन सुकरात जहर नहीं पीता, तो उस दिन सुकरात मर जाता। हाँ, वो तो तो है। सुकरात ने उस दिन जहर पिया इसलिए आज सुकरात जिंदा है। यस यस। तो ओशो की लेगेसी की अपन बात कर रहे थे, तो ओशो के ध्यान और मेडिटेशन का जो है, उसको आप कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं? कैसे लोगों तक पहुँचा रहे हैं? जो आप शिविर वगैरह लगाते हैं, उनमें क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं? और ओशो के मैसेज को आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचा रहे हैं मतलब? देखो, उनका जो मूल संदेश तो ध्यान ही रहता है और व्यक्ति का रूपांतरण रहता है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे संचालक हैं अब, जो ओशो के समय के थे। कुछ उनकी डेथ भी हो गई, कुछ हैं और कुछ नए हैं, उनको ट्रेनिंग भी मिली हुई है। तो उनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ। जैसे कल सवेरे जो लोग होंगे, आधे से ज़्यादा लोग वो होंगे जिन्होंने ओशो को देखा ही नहीं है, उनको ध्यान कराऊंगा। नहीं, क्या करवाते हैं आप उन शिविर में? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो शिविर जो आपने बताया अभी ओके में, एक तो ध्यान उनका है जो डायनेमिक
पहला ध्यान तो होता ही होता है, क्या होता है वो थोड़ा डायनेमिक मेडिटेशन। एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? डायनेमिक मेडिटेशन जो है उसके 5 चरण हैं, जी 1 घंटे का प्रयोग है। जी पहले चरण में 10 मिनट तक हम लगातार ब्रीदिंग इन आउट करते हैं। मेनली हम आउट करते हैं, ब्रीद आउट एंड फास्ट एंड विगरस, इसलिए कि उससे पूरा आपका सिस्टम झनझना जाता है। तो जो भी चीज़ें दमित हैं आपके भीतर, जिनको अभिव्यक्ति नहीं मिली, वो सतह पे आ जाती है और उनका आना ज़रूरी है। बिल्कुल। रिदमिक सांस करेंगे तो रिदमिक चलेगी, लेकिन क्योटिक ब्रीदिंग करेंगे तो चीज़ें जो अंदर दमित हैं वो सतह पे आ जाएंगी। तो उनकी फिर दूसरे चरण में व्यवस्था हो जाती है अभिव्यक्त करने की, कि जो सतह पर आ गई है, दिखना शुरू हो गया, आपके भीतर क्रोध उमड़ आया, आपके भीतर हिंसा उमड़ आई, तो आप हवा में उसको घूंसेबाजी कर लो, निकाल दो सारा, तो निर्ग्रंथ हो जाओ, ग्रंथियाँ खुल गई सारी। तो ये दूसरा चरण होगा। पहले चरण से जुड़ा है दूसरा चरण, जो ऑटोमेटिक ले आता है उस अवस्था में आपको। फिर जब आपकी निर्जरा रेचन हो गया, कैथारसिस हो गया, तो तीसरे चरण में हम जंप ऊपर, हाथ ऊपर करके जंप करते हैं और भीतर हु की जोड़ते हैं, हु हु हु। तो वो उसकी जो हैमरिंग है वो सेक्स सेंटर तक जाती है, हु की। तो वहाँ जो ऊर्जा कुंडल मार के पड़ी है, जिसको कुंडलनी ऊर्जा बोलते हैं, वो जैसे सांप को छेड़ो तो फुफकार मार के ऊपर उठता है, ऐसे वो ऊपर उठती है। तो वो अन्य चक्रों पर, जो ऊपर के चक्र हैं, फायर की तरह, वो लपट की तरह वो ऊपर जाती है, क्योंकि आपने ऊर्जा की अग्नि जगा दी आपने। वही ऊर्जा है जिससे सेक्स होता है, जिससे बच्चे पैदा होते हैं। वही ऊर्जा जब भीतर की ओर मुड़ती है तो आपको पैदा करती है, आपके व्यक्तित्व को पैदा करती है। तो ये 3 चरण हैं उसके सक्रियता के। अब ध्यान शुरू होता है। चौथे चरण में आप सुनते हैं स्टॉप, तो आप फ्रीज हो जाते हैं और खड़े रहते हैं 15 मिनट तक जड़ समाधि में। जैसे हिलना नहीं है, कोई कंपन नहीं, निष्कंप खड़े रहना है। और उस समय जो ऊर्जा को आपने उकसा दिया है, ट्रिगर कर दिया है, वो अपनी उसको 15 मिनट तक अपनी वो चाहिए उसको सब तरफ फैलने के लिए, आपके रोए रोए में फैल जाती है। एक नई ऊर्जा व्याप्त हो गई आपके बीइंग में, और उससे निकलता है एनर्जी इज ब्लिस, उससे निकलता है ब्लिस अपने आप। तो आप फिर नाचते हैं 15 मिनट तक, और उसको आपके पूरे व्यक्तित्व में निमज्जित हो जाती है। तो ये 5 चरण हैं सक्रिय ध्यान के। तो ये प्रयोग जब कोई दिन में पहली बार कर लेता है तो दिन भर उसका बड़ा हल्कापन महसूस करता है। पाँव में पंख लग गए, जैसे चलेगा तो उसकी चाल बदल जाएगी, बहुत निर्भर सा अनुभव करेगा, क्योंकि दिमाग खोपड़ी में से जो कचरा भरा था वो निकल गया, अंदर जो ऊर्जा के लेवल पर जो गंदगी थी, मवाद थी, वो ऊर्जा के माध्यम से निकल गई, ब्रीदिंग आउट के माध्यम से, एक्सहेलिंग के माध्यम से। तो इस प्रकार आपने एक रिदम बना ली दिन भर अब सांस आपकी लयबद्ध चलेगी, नाभि तक जाएगी। जब सांस नाभि तक आती जाती है तो क्या होता है कि आपका जीवन जो है वो एकदम लयबद्ध हो जाता है। सांस के साथ आपके सारे मनोवेग जुड़े हैं। वो मनोवेगों को आपको नियंत्रित नहीं करना है, उनको स्वाभाविक नैसर्गिक दशा में लाना है। गहरी सांस चले, जैसे कि आप बच्चे को देखते हैं लेटा पड़ा होता है तो उसका पेट ऊपर नीचे हो रहा होता है अपने आप ही, तो उसके अनजाने से ही वो सांस नाभि तक जा रही है, इसलिए वो शांत है, बुद्ध जैसा लगता है, वो सुंदर लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसको पढ़ाई लिखाई में आप उसको तनाव देंगे, वो फिर भूल जाएगा नाभि तक सांस लेना है। करेक्ट। तो ये हमें याद दिलाना है कि कैसे वो स्वस्थ रह सकता है, कैसे वो विक्षिप्त ना होए, कैसे उस जीवन को संभाल सके अपने। तो ये सक्रिय ध्यान मदर ऑफ ऑल मेडिटेशन है वो। तो ये ओशो ने इस तरह की विधियाँ दी हैं जिनको सक्रिय विधियाँ कहते हैं। तो आपका जो शिविर रहता है उसमें बेसिकली ये आप पहली विधियाँ पहली करवाते विधि हैं। होती है। जी। और फिर होता है नाद ब्रह्म ध्यान होता है हमारा, और तंत्र प्राण ऊर्जा मैं करवाता हूँ। एक और ध्यान है वो रिदमिक ब्रीदिंग की है, कि अब आप रिदम से कैसे जियो। तो और विपස්සना है, और एक कुंडलनी ध्यान जिसको कहते हैं,
शाम के समय का है, 4 बजे के आसपास का, जो एक तरह से दिन भर की जो ऊर्जा आपकी एग्जॉस्ट हो गई है, वापस आप जीवंत संजीदगी कैसे अनुभव करें, वो आपको रोए रोए को शेक करना है। शेकिंग मेडिटेशन है वो। तो सर बहुत अच्छा लगा आप पधारे स्टूडियो और काफ़ी बातचीत हुई आपसे 1 घंटे 1.5 घंटे में। जितना ओशो के जीवन पे अपन बातचीत कर सकते थे, घटनाओं के बारे में वो अपन ने करी और ओशो के विचारों के बारे में तो मुझे अपन ने कोई बात नहीं करी। मुझे लगता है कि ये पॉसिबल भी नहीं है किसी पॉडकास्ट में ओशो के विचारों को समेट पाना। तो उसके लिए मैं जो है दर्शकों से निवेदन करूँगा कि आप लोग खुद जो है ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ओशो को तलाशिए और हो सकता है ओशो आपको पसंद आए, हो सकता है ओशो आपको नहीं भी पसंद आए। बट ओशो को अगर आप सुनेंगे तो मैं ये ज़रूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। जो जीवन में अपने आस-पास घटनाएँ घट रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, जो हम हैं, हमारा जीवन के प्रति नज़रिया है, वो ज़रूर उसमें एक नया दृष्टिकोण आपको अवश्य मिलेगा। तो ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए और बाकी मस्त रहिए।